अमेरिका। आज का जो टॉपिक है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। और आपने जो पहली बात, ये आवाज़ मेरी आ रही है सही है? आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आ रही है? आवाज़ मेरी सही आ रही है आप लोगों को? यस और नो? लिटिल। बढ़ा तो दी है मैंने। The voice is lagging. Sure. मैंने खैर वो ले लिया, हेडफोन ले लिया मैंने। इंशाल्लाह कभी क्लास के अंदर आप ये बता दीजिएगा सर, अपने पास रख लें, मैं ले आऊँगा, उसमें आसानी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा चलें, आज के दिन हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और कॉन्ट्रैक्ट में हम काम कैसे कर रहे हैं? तो इसके कुछ रूल्स हैं सॉलिड बिजनेस एग्रीमेंट बनाने के। तो सबसे पहला जो है हमारे पास क्या है, ये लीगल सर्विस नीडेड फॉर ए बिजनेस, बिजनेस फॉर्मेशन है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, इंश्योरेंस एंड लायबिलिटी है, मर्जर एंड एक्विजिशन है, रेगुलेटरी कंपाइन है, या इम्प्लाइड डिस्प्यूट है। सही है? तो इसमें अगर हम बिजनेस फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इसके कॉन्ट्रैक्ट इससे बदल जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करेंगे, बिजनेस फॉर्मेशन की बात ना करें, हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर दें, आपके पास जो वैल्यू होंगी। ठीक है, इंश्योरेंस, और इम्प्लाइड डिस्प्यूट। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि पहली चीज हम यूज करते हैं, हम बिजनेस फॉर्मेशन की बात करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, बाकी चीज़ों को हटा देते हैं। ये पहली बात है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे, आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट में जरूर लेके आएंगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं। सही, आप ये लीगल बाइंडिंग्स को जरूर बताएंगे आप कि क्या सिचुएशन क्या है। आप रिटन एग्रीमेंट इज लेस रिस्की देन ओरल एग्रीमेंट। तो आप जो बात लिख के करेंगे वो बात जो है वो ज़्यादा वजनदार होगी। तो आप बात लिख के करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट में, वो बात ज़्यादा सही होगी। और जो बात आप लिख के नहीं करेंगे, ओरल बात करेंगे, वो मतलब आपको मज़ा नहीं है। तो ये तो जो भी चीज़ हो उसको ब्लैक एंड व्हाइट में हम कर लें, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाह रहे हैं। अगर आप जो है ये कहें कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ कि हम बिजनेस में कोलैबोरेशन करेंगे, तो आप कोशिश ये करें कि उनसे एक फॉर्मल लेटर उनको भेजें, उसके अगेंस्ट में उसका कॉन्सेंट दे दें कि आप ये बिजनेस करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। तो अगर वो आपके पास एग्री कर दें कि हाँ हम फॉर्मल एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, तो गो अहेड। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं लेकिन तो आप इस बात आप तो कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद है keep it simple. Contrary to what most lawyers think, you don't need a lot of here to force in part of the first part legalities to make a contract enforceable. Instead, give you a short, clear sentence, a simple number paragraph heading that alert the reader to what is in the paragraph. ठीक है, आप कानून मुक्तों को सिंपल रखें, बहुत सिंपल रखें, मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपके पास जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको भी आप सिंपल पढ़ के बता रहे हैं कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ जिस तरह आपका आप क्या कहते हैं, आप उनको बता दें। आप अगर कोई आपके पास पर्शियन स्पीकिंग है या कोई फ्रेंच है या कोई चाइनीज है, आप उसी की लैंग्वेज के अंदर उसको पढ़ के बता दें। उनको बोलेंगे ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप एग्री करते हैं तो हम आगे चलते हैं, वरना इसी को आगे पीछे नहीं जाते। बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बता दें, डील इट विद द राइट पर्सन।
देखिए ये कई दफ़ा हो चुका है ऐसा, और ये कि बड़े-बड़े क्या जगहों पे भी ऐसे ही हुआ है। होता क्या है, तो आपके पास कोई बंदा आता है बाहर से, आप ये कहते हैं कि भाई हमारा जो है कोलैबोरेशन करवाएँ आप बाहर की इंडस्ट्री के साथ, बाहर के इदारों के साथ, वहाँ के फर्म के साथ और बाहर के जीओ सेंटर के साथ हमारी कोलैबोरेशन करवाएँ। अच्छा, वो बंदा जो है कहता है कि भाई मेरी कंसल्टेंसी फीस है, फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी फीस है, अगर आप देंगे तो मैं कोलैबोरेशन करवा दूँगा। तो होता क्या है इसके अंदर कि वो आपसे पैसे लेके आपकी पार्टी बन के उन लोगों से बात करता है, और बात करने के बाद आपको बता देता है कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं, नहीं हो रही। बात होगा तो ये भी नहीं हो रही। ठीक है? पॉइंट ये कि आप किस बंदे से क्या बात कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बार-बार मैं कह रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप बस किस बंदे से क्या बात कर रहे हैं। जो डिसीजन मेकर्स हैं आप उनसे बात करें, जो डिसीजन मेकर्स हैं उनसे बात करें, मैं बार-बार ये कह रहा हूँ। और उन लोगों से बात ना करें जो कि जूनियर लेवल के लोग हैं जिनकी बात की कोई वर्थ नहीं है फ्यूचर में। उन लोगों से बात करें जिनसे बात करने के बाद आपके मसले सॉल्व हो जाएँगे, उनसे आप बात करें। डील विद द राइट पर्सन की माने ये होता है। मिसाल के तौर पे एग्ज़ाम्पल सही नहीं है वैसे, मगर ये तो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, हमारे पास होता क्या है, कुछ बच्चे जो है कुछ फैसले कर लेते हैं। और फैसले जो है उनके हिसाब से वो सही किए होते हैं। और मगर होता ये है कि जो कंसर्न पार्टी होती है उसको पूछते ही नहीं है, हमें पूछना चाहिए। सही, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो अप्लाई करना है बाहर की जब अप्लाई करना है, अब ज़ाहिर-सी बात है कि अपनी वालदा आपकी कंसर्न पार्टी है, आपने उनसे पूछा नहीं अप्लाई कर दिया। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आर्मी में अप्लाई कर दिया, अपनी वालदा से पूछा ही नहीं मैं अप्लाई करूँ या ना करूँ, अप्लाई कर दूँ, बाद में कह रही नहीं जाने दे रही है। जिस बंदे से बात करना है वो आपसे बात करे ताकि उससे क्या हो। अच्छा, बॉयज़ के लिए सबसे अच्छी आसान सी एग्ज़ाम्पल है। लेट्स से यूनिवर्सिटी लेवल पे ये होता है कि जिस बंदे से हमें बात करनी है, सही है, वो उनसे बात नहीं कर रहा, बाकी पूरी दुनिया को पता है। सही है, कुछ चीज़ें मगर ऐसी होती हैं, हाँ, ठीक और ऐसे होता है या नहीं होता? यूनिवर्सिटी लाइफ़ में मैंने यही देखा है, स्टूडेंट्स में यही देखा है कि जो कंसर्न पार्टी होती है उसे पता ही नहीं होता कि पीछे क्या चल रहा है। और पूरी यूनिवर्सिटी को पता ये होता है कि वो ये इस तरह का सीन है। तो ऐसा है कि नहीं यूनिवर्सिटी लाइफ़ के अंदर? बॉय स्टूडेंट है वो कह रहा होता है कि नहीं मेरी इस तरह से सेटिंग है, ये है वो है। और जो वो दूसरा वाली पार्टी होती है उसको ख्वाब में भी बात बात पता नहीं होती कि हाँ वो एक सेटिंग है। दैट ट्रू और दैट फॉल्स, पता ही नहीं। अरे वाह, ठीक है, सर बिल्कुल ट्रू। हाँ, ट्रू है ना। ऐसे ही होता है मतलब बॉयज हर बात फैला रहे होते हैं, मतलब बात सच निकलती भी नहीं है। ये वाली बात है, बी विद द राइट पर्सन बहुत जरूरी है। जिस बंदे से आपने बात करनी है पहले उससे बात करें, अगर वो बंदा आपको ग्रीन सिग्नल दे और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ जाएँ, अगर नहीं ग्रीन सिग्नल देता है आइडेंटिफाई ईच पार्टी करेक्टली। अब होता ये है बात कि आप जब कंपनी से बात कर रहे होते हैं तो ये आपके पास डील आपके पास हो जाता है, पेमेंट डील हो जाती है। डील होने के बाद जब आप उनको काम बताते हैं मेन, कहते हैं हमारे डोमेन ही नहीं। तो ये हमारी जो है आपके पास वॉइस से बिजनेस करते होंगे ये बताएंगे बात ये। अगर लेट से किसी कंपनी से आप बात करें, बात करने के बाद कंपनी का हम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, और कर लेने के बाद जो है लास्ट के अंदर आपने कहा हम ये चाह ही रहे हैं कि आप ये काम इस तरह से कर लें। सही है, तो वो भी फौरन ही कह रहे हैं नहीं हमने ये काम कभी किया ही नहीं है, हम इसका पता ही नहीं है, और हमारा हमारा बिजनेस स्कोप ही नहीं है, सही है, हम इसको डील नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल बहुत सिंपल से लेता हूँ। आपने एक जो है स्टोर ढूंढा, एक ग्रोसरी स्टोर है बड़ा, तो ग्रोसरी स्टोर के अंदर आप ये चाह ही रहे हैं कि कुछ जो है वो पेट्स फूड्स रखते हैं, यानी कि मछलियों को खाने का रखते हैं, डॉगीज का, कैट का, उनके खाने के प्रोडक्ट्स उसमें रखती है। तो आपने ये सोचा कि फिर आप स्टोर के अंदर गए, स्टोर के अंदर जाने के बाद उन्होंने बताया कि भाई हम ये चीज़ करते हैं, और डील करने के बाद उनका मैनेजर ने कहा कि हाँ हाँ सही है, तो आप हमें फ़ायदा क्या होगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करें आप ये जो एक बोर्ड बनवाते थे हम आपको पेट्स के नाम से,
तो अपनी दुकान के ऊपर लगा देते हैं, इसको हाईलाइट कर दे, लाइट लगा देंगे इस पे। तो बोर्ड वगैरह लगाने में 10,000 रुपये लग गए, 10,000 रुपये लगेगा। आपने पूरी कंपनी प्रमोशन की लाइट्स लगाएंगी, ये होती है तो लगा दी। एट द एंड ऑफ द डे कोई मैनेजर था, उसने कहा कि नहीं, बॉस जो है वो कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस स्कोप नहीं है। तो उसे मान लीजिए कि आपने जो काम किया है ये हमारे किसी काम का नहीं है, हम आपके साथ ही बिजनेस नहीं करेंगे। अब बताइए आपको क्या करना चाहिए। जी बताइए। कोई जवाब है? कोई जवाब है? नहीं, शॉप फैक्ट्री नहीं है। शॉप जो है ग्रोसरी स्टोर की है। शॉप से ग्रोसरी स्टोर की है, जरा बताइए क्या। जी बेटा, बताइए आप क्या करेंगे। आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपने बोर्ड लगा दिया, शॉप का नाम लगा दिया, लाइट लगा दी उसके अंदर, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा बिजनेस स्कोप नहीं है, तो आप क्या करेंगे। नो आइडिया। देखें, आप वही वाली बात है, कोई चीज़ वर्बल लेके ना चले, उसको पहले से अभी बता दें कि भाई हमारे पास ये बिजनेस प्लान है और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स को अपने ग्रोसरी स्टोर के अंदर रखें, ठीक है, और हम इन प्रोडक्ट को डील करते हैं और हमें पता है कि आपके स्कोप के अंदर नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डील रखें। तो आप उसका फॉर्मल रिप्लाई ले लें। फॉर्मल रिप्लाई जब ले लेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपका पैसा डूबेगा नहीं, मैं ये बार बार बता रहा हूँ। तो पॉइंट जो है वो ये है कि आइडेंटिफाई ईच पार्टी करेक्टली। ये बात समझ में आई है आपको, नहीं आई है? समझ में आई है बात, नहीं जी आई सर, है? आ गई है। आ आ गई गई है। है। अगर ये पार्टी जो है आपके पास, आपने जहाँ पैसा लगा रहे हैं, डॉलर्स वाले, डॉलर्स वाले किसी स्टोर में पैसा लगा रहा है। अच्छा, वो तो बताइए मुझे कि डॉलर्स जो है उस स्टोर के अंदर क्या अपनी प्रोडक्ट्स रख रहा है या नहीं रख रहा है। अगर वो नहीं रख रहा है प्रोडक्ट्स, तो वो आपके बैनर वगैरह क्यों बनाएगा, या आपके ऊपर जो है वो ऐसे काम क्यों करेगा, आप मुझे बताएं जरा। सही, या आपके पास पॉम्पलेट्स वगैरह क्यों बनवाएगा, कभी भी नहीं बनवाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि तमाम चीज़ें डिपेंड कर रही होती है कि आपने उस पार्टी को सही समझिए या नहीं समझा। अगर आप उसको सही समझ नहीं पाए हैं तो ये आपके लिए मसला हुआ। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल बहुत अच्छी नहीं है एग्जाम्पल।
मगर मुझे जो है ये बताना बहुत ज़रूरी है। देखें, आपके पास मैट्रिमोनियल सर्विसेज के अंदर जो है, आपके पास जो लोग काम करते हैं, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ब्लंट होती हैं। लेडीज होती हैं जो डील करवाती हैं, बहुत ज़्यादा ब्लंट होती हैं, बहुत ओपन, जैसे बोलते हैं ब्लंट के मतलब ओपन वाइड माउथ होता है उनका। तो ठीक है, आपको ये बताइए कि अच्छी लड़की चाहिए, अच्छी फैमिली चाहिए आपको, या आपको पैसा चाहिए? या आपको सीधी सीधी बात जो है ये आपको पूछ लेनी है पहली दफ़ा। तो आप बहुत सारे लोग होते हैं, बल्कि 99%, 99 तो नहीं कह सकते, 90% लोग जो हैं ये जवाब देते हैं कि नहीं, हमें ऐसा बंदा चाहिए जो हमारे बेटे के बिजनेस को सपोर्ट कर सके, ऐसी फैमिली चाहिए जो हमारे बिजनेस को सपोर्ट कर सके। इसका मतलब यही होता है कि दे नीड फाइनेंस। सही है, दे नीड फाइनेंशियल सपोर्ट, इसका मतलब उनको पैसा चाहिए। सही है, वो इंटरेस्टेड नहीं है लड़की के अंदर, उनको पैसे से इंटरेस्ट है। तो आप अगर इसको पहली फुर्सत में इस बात को समझ लेंगे तो आपके लिए फ्यूचर में मसला नहीं होगा। तो ये मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ। तो आइडेंटिफाई ईच पार्टी, इसका मतलब यही है कि इनका इंटरेस्ट जो है वो पैसों में है, इनका इंटरेस्ट और किसी चीज़ में नहीं है। यू गॉट द पॉइंट। और अगर आप ऐसा नहीं करते, तो ये मैं आपको कई केसेस बता सकता हूँ ऐसे। तो ये एक कस्टम का केस था कि कस्टम के अंदर का बेटा था, लाहौर की बात है। तो कस्टम इंस्पेक्टर था वो। ठीक है, तो उस पे जो है जब हुई बात हुई, शादी वादी भी हो गई, शादी वादी भी हो गई, तो फिर उनके घर वालों की बात जो थी वो खुल के फिर समझ में आई उनको। उनके दिमाग में ये था, जिसे बोलते हैं, लड़के वालों के दिमाग में ये था कि ये हमें जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, या तो हमें पैसे में सपोर्ट करेंगे, या तो हमें जेवर में सपोर्ट करेंगे, इस तरह सपोर्ट करेंगे जिससे हम चीज़ों को दिखा सकें, लोगों को बता सकें कि हम कितने ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग फैमिली में शादी की। तो उसका मतलब ये जब वो नहीं हुआ था, तो ये केस जो है प्रॉपर कोर्ट में गया था, और बड़े मसले हुए थे तमाम तरह। लाहौर में केस बड़ा मशहूर, जो कस्टम वालों का केस है, उसके बाद में शादी डिजोल्व हो गई। पॉइंट ये है, अगर आप अपनी पार्टी को सही समझ नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप फ्यूचर के अंदर मसलों के अंदर आएंगे ही आएंगे। आप जिस पार्टी से डील कर रहे हैं उसका आप बायोग्राफी पहले पता करवा लें, उनका बैकग्राउंड पहले पता करवा लें, उनकी हिस्ट्री पहले पता करवा लें। तो बहुत मैटर करता है सिक्स मुतालिक बिजनेस कर रहे हैं। यही आइडेंटिफाई ईच पार्टी करेक्टली के माने आपकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर लें, उसके बाद आप जो है कोई आगे कदम बढ़ाएं ना बढ़ाएं। स्पेल आउट ऑल द डिटेल्स। क्या होता है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं इसको। स्पेल आउट ऑल द डिटेल्स के माने ये कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट का लेटर होता है ना, उसको ये पढ़ते मिला कर पढ़ते हैं, लोगों को मिला के पढ़ते हैं, लाइनों को मिला के पढ़ते हैं, वर्ड्स को मिला के पढ़ते हैं, सेपरेट करके पढ़ते हैं। सही है। और जैसे कि बड़ा मशहूर शेर है, अच्छा, अच्छा ये है शेर, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा। मोमिन मस्जिद से चुरा लाया कुछ ईंटें घर के लिए। सही है? अब इसके अंदर जो है आपके पास जो ये वर्ड है, अब इसमें जो लोगों का इम्पैक्ट जाता है, मेरे शेर याद नहीं आ रहा, मैं इसको स्कूल में टाइप करके देख लेता हूँ। तो ये स्पेल आउट द डिटेल्स के अंदर मैंने पढ़ा था, कल ही मैंने पढ़ा था इस चीज़ को, याद नहीं आ रहा इसका। ये याद नहीं आ रहा है। इसके अंदर ये है आपके पास, ये जो मोमिन है वो आपके पास है कुछ उनके, आपको लग रहा है कि इसके अंदर ये जो पूरा शेर जब आप पढ़ेंगे ना, इसकी शेर की अरेंजमेंट ऐसी है कि जब तक आप इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल में मोमिन चोरी नहीं कर रहा। सही है, वो घर से कुछ ईंटें ले आया है चुरा के मस्जिद के लिए, उसके माने ये निकल रहा है।
मगर उसके अरेंजमेंट्स उन्होंने ऐसी की है कि आपको लगता है कि वो मस्जिद से कुछ चुरा रहा है, ऐसी अरेंजमेंट लगेंगी आपको। तो ये मैं आपको बता दूंगा, उसके अंदर जो शेयर है इस पहला और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक एक लाइन, एक एक लफ्ज, एक एक चीज को अलग अलग मिलाकर पढ़ रहे होते हैं। पहला होता डिटेल्स करा रहा हूँ। उसके बाद क्या स्पेसिफिक पेमेंट एप्लीकेशन, स्पेसिफाई पेमेंट एप्लीकेशन ज़ाब्ते हैं। मैं इसकी एग्जांपल भी मैंने कल पढ़ी थी, उसके अंदर वो ये था कि आपके पास जब एप्पल में और सैमसंग के अंदर जो है वो एक वॉर हुई थी रिगार्डिंग कॉपीराइट। तो हुआ क्या था, हुआ क्या था ये सैमसंग जो है वो अपना केस जीत गया था। तो मोड ऑफ पेमेंट के अंदर बताना पड़ता है, तो मोड ऑफ पेमेंट के अंदर उसमें लिख दिया कैश। अच्छा, अब वो कैश लिख दिया उसके अंदर, तो देखें जब उसने कैश लिखा है तो अब एप्पल वालों को ये बात समझ में आ गई कि उन्हें कैश देना कैसे। उन्होंने क्या किया कि आपके जितना भी पेमेंट की उसकी, तो कॉइन्स के अंदर उन्होंने कलेक्ट करने के बाद उसको सैमसंग को पेमेंट कर कॉइन्स को, तो यानी कि वो बोरे की बोरियां सिक्कों की। और उनको जो है 40 लोगों की टीम लगानी पड़ी सैमसंग वालों को उसको गिनवाने के लिए। अगर वो मोड ऑफ पेमेंट को चेक कह देते तो वो मोड ऑफ पेमेंट के माने, तो इसमें होता क्या, जितनी पेमेंट मिलती है उनको एक चेक के थ्रू दी जाती है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सही है? या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आ जाए या पेमेंट के थ्रू आ जाए, या फिर ये पेमेंट का आपको बताना पड़ता है पेमेंट किस तरह से आप उसको गेट कर रहे हैं। एक और चीज़ है बिजनेस के अंदर, मैं प्राची के बिजनेस का ऐसा बताता हूँ कि अगर पेमेंट आपको मिल रही है, अगर आपको पेमेंट मिल रही है और आपको जो दूसरी पार्टी है वही कह रही है मैं बैंक के थ्रू ही पेमेंट करूंगा या करूंगी, फिर उसके अंदर जो आपको एडिशनल चार्जेस होंगे 12% के सारे 12% वो अलग अलग लगेंगे। बात समझ में आई नहीं है? मिसाल के तौर पर आपको 100 रुपये की, उसने कहा मैं आपके अकाउंट में डलवा देता हूँ, अकाउंट के अंदर डलवाऊंगा पैसे, मैं आपके पास 100 रुपये ही डलवाऊंगा और आप ये मुझे फीस पे प्रोवाइड कर दो। मगर आप ये देखिए कि जब एज अ बिजनेस बात होगी, है ना, बिजनेस बात होगी, जब अकाउंट के अंदर पेमेंट आएगी तो उस पर लगेगा टैक्स। जब उस पर टैक्स लगेगा तो टैक्स लगने के बाद होगा क्या कि वो पैसा 100 रुपये नहीं बचेंगे, बल्कि 12 साढ़े 12 रुपये जो भी उसका टैक्स रेट है वो लगने के बाद उसकी कीमत जो है बचेगी 87 रुपये 50 पैसा। 87 रुपये 50 पैसा के अंदर क्या आप प्रोडक्ट को दे रहे हैं? बात समझ में आई आपके? क्या आप वो प्रोडक्ट 87 रुपये 50 पैसा में दे रहे हैं? आप नहीं दे रहे, आप वो चीज़ 100 रुपये की दे रहे हैं। मगर क्योंकि उसने पेमेंट किया है और टैक्स कटा है तो आपके लिए बिजनेस डील जो है आपको पॉसिबल हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये आप उसको साफ बता दें। तो देखिए, आप अगर हमें कैश पेमेंट देंगे तो उसके अंदर हम 100 रुपये देंगे, और अगर आप थ्रू बैंक के थ्रू पेमेंट देंगे, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट देंगे, तो हम करेंगे क्या, बताइए क्या करेंगे जी बेटा, बता क्या करेंगे हम? जब हम बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो वो एडिशनल वो पैसा मिला कर बताएंगे तो अब आपको जो पेमेंट देनी है इतनी पेमेंट देनी है, और इस पेमेंट के अगेंस्ट में आपका बिल जो है फाइनलाइज होगा। अगर आप ऐसा नहीं करें, जी बेटा बोले, जी बेटा बोले, तो आ गया पैसे रखकर बताए, आगे पैसे रखकर बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। इसकी वजह क्या है, देखिए जब आपके पास जब एफबीआर जो है, आपने बिजनेस किया, बिजनेस के अंडर में आपने जो सप्लाईज दी, तो जो बिजनेस वो बैंक के थ्रू आपका ट्रांजेक्शन कर रहा है, जो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करेगा तो आप पे जो है वो टैक्स लगेगा। तो आप पे टैक्स लगेगा तो वो टैक्स जो है सेल्स जो शॉपकीपर है वो उस प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगेगा वो अपनी जेब से नहीं देगा। सही है, वो आपको कस्टमर से लेके देगा। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल है, आपके पास ये जो रमजान शोज आ रहे होते हैं, उसके अंदर बाइक दे दी आपको, ये दे दिया आपको, वो दे दिया आपको, सही है? तो गाड़ी दे दी आपको, सही है? ये सब चीजें आपको दे देते हैं। मगर आपकी गाड़ी रिलीज तब होती है जब आप उस पर सेल्स टैक्स जो है, जितने टैक्स लगे हैं वो आप जिनको पेमेंट करते हैं तो वो आपके नाम पे फिर वो गाड़ी ट्रांसफर करते हैं। बात समझ में आई? अगर आप जो है जब टैक्सेस देंगे ही नहीं इनको, सेल्स टैक्स देंगे और दूसरे टैक्स नहीं देंगे, तो उसके बाद वो कंपनी जो है वो अपनी जेब से ये चीज़ें नहीं देती।
आगे बात समझ में, सही है, वो आपसे जैसे लेके देगी। इस तरह से जो आपके पास जो इम्पोर्टर्स हैं या बिजनेसमैन है, इनके ऊपर टैक्स लगेगा इनके ऊपर। तो ये टैक्स जो है ये आपके बिल में ऐड करके आपको बताएंगे एफईडी यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अगर आप खाना खाने जाते हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती है नहीं लगती खाने पर? जी सर, लगती है। 13%। बिल्कुल, तो आपको देनी पड़ती है देनी पड़ती है, ये नहीं जी देते आप। बिल्कुल। हाँ, तो ये पैसे मिला के आप चलाएंगे ना तो ये चलेगा, वरना मसला होगा। स्पेसिफिक पेमेंट ऑब्लिगेशंस के अंदर आप ये काम लिखेंगे, ये बहुत जरूरी है काम करना, आप फ्यूचर में जाके फंस जाएंगे। तो टैक्स होते हैं एट दैट टाइम, अगर बाद में वो देना पड़े। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, सही कह रहे हैं। सही है, तो ये लॉ की चीजें, ये वो चीजें जो समझ लीजिए अच्छे से अच्छी कंपनी के जो लॉयर्स होते हैं उनको फंसा देती हैं। एग्री ऑन सर्कमस्टेंसेस दैट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे हालात हैं कि आप दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं, ऐसे हालात में होता है, हालात में कैसे होंगे ये बताइए, ऐसा क्या कर दिया कि आप चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए? ये बताइए। भाई बता दो। सर आप क्वेश्चन रिपीट करें। पॉइंट नंबर 7 जो है ना, ये है क्या? पॉइंट 7 बता दें। पॉइंट 7, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आप एक आईटी कंपनी खोलते हैं। आईटी कंपनी खोलने का जो था टेन्योर वो फ्री था पाकिस्तान के अंदर 2-3 महीने पहले, कोई टैक्स नहीं था उसके अंदर। तो उन्होंने फटाफट आईटी कंपनी खोली, इसमें आपके पास फूड पांडा भी खुल गई है, इसमें उबर भी खुल गई है, इसके अंदर पता नहीं कौन कौन सी बी फॉर यू कैब भी खुल गई, उसमें एयरलिफ्ट भी खुल गई, बहुत सारी कंपनीज खुल गई, उनको टैक्स नहीं था। आपने एकदम ड्रास्टिक चेंज देखा, बहुत सारे लोगों ने इसमें एंट्री किया। ऐसा है या नहीं? बोलिए, ऐसा है। अब हुआ क्या, मीन वाइल ये हुआ कि गवर्नमेंट ने जो रिलीफ दिया था आईटी कंपनीज को वो खत्म कर दिया। उन्होंने कहा आपको पे करना पड़ेंगे पैसे। तो उन्होंने पे करने पड़ेंगे पैसे, तो हुआ क्या उसके बाद कि आप लेट से एक सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं। सॉफ्टवेयर हाउस चलाने के बाद अब आपके पास क्या होगा कि आपकी जितने भी आप अर्निंग कर रहे हैं उससे पैसे देंगे गवर्नमेंट को। आपके जो कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया हुआ है आपने अपने यूजर्स के साथ, अपने जैसे बोलते कंपनी डिफरेंट कंपनीज के साथ, उसमें ये पैसा तो डालेंगे क्या आप? पैसा रखेंगे क्या? ठीक है, आपने उसको ओवर करके बताया नहीं था, मिसाल के तौर पे 13% जो है टैक्स देना है आपको एफडीआर पे, फॉर एग्जाम्पल के देता हूँ। तो आपने तो बताया ही नहीं था, आपने जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाए उसमें 100 रुपये का आपने बना दिया आपने। अब वो जो आपको 113 रुपये देने पड़ रहा है, इसका मतलब ये कि भाई आपके पास जेब से ही पैसे जा रहे हैं आपके। तो ये तमाम चीजें आपके पास हो रही है, यानी कि आप जो प्रॉफिट आप कमा रहे हैं वो एफबीआई का टैक्स मिलाने के बाद, फेडरल एक्साइज ड्यूटी मिलाने के बाद वो लॉस में जा रहा है आपको। तो आपके पास प्रोजेक्ट सारे के सारे जो है वो लॉस में जाने लगेंगे, तो आप कमाएंगे क्या? तो इससे बेटर ये होता है कि आप क्या करें, कंपनी को, यही कंपनी को आप पाकिस्तान में बंद कर दें, कराची में बंद कर दें, आप दूसरी जगह पे जहाँ टैक्सेस ना हो वहाँ कंपनी को ओपन करना, और वहाँ से जो रोजी आप काम करें, यही पॉसिबिलिटी होती है। बात समझ में आ गई? बेटा बात समझ में आ गई? सर। यस सर। मतलब एग्री होना चाहिए टू रिजॉर्ट डिस्ट्रीब्यूट। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई फटा हो गया उसको हम खत्म करना चाह रहे हैं, तो बताइए तो सोल्यूशन क्या होगा? आप सब पूरा भी चुका है और बच्चे भी चुका है, मतलब क्या मसला है?
तो बताइए पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 बता रहे हैं। बिल्कुल सही। माशाल्लाह आप लोग तो लॉयर वाले जवाब दे रहे हैं, तो आई एम रियली सरप्राइज। देखिए एक से एग्जाम्पल जो बिल्कुल सही बताइए कि आपके पास मैंने ये चीज़ देखी है कि लेट से आपके पास फंड आया, फिर आपके पास कोई डील आई, फिर आपके पास कोई बिजनेस आया, फिर आपके पास क्लाइंट चल के आया। अब उसने क्या किया कि इनिशियल पेमेंट दे दी आपको, और इनिशियल पेमेंट के अगेंस्ट में आपने जो है वो रिसिप्ट भी दे दी उन्हें। बाद का रिसिप्ट देते हैं, बाद का रिसिप्ट जो नहीं देते, और ये बड़ा फटा हो जाता है, बहुत मसला हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि पैसा आपने ले लिया, पैसा लेने के बाद आपने क्या किया, वो अपने पर्सनल यूज के अंदर ले गया। यानी कि पैसा उसने निकाला, तो जैसे वो आपको 5 लाख रुपये दे गया था, 50,000 रुपये जो है निकाल लिए जो पर्सनल यूज के लिए, और उसको कहीं लिखा नहीं, और आपने 50,000 रुपये निकालने के बाद बाकी 4 साढ़े 4 लाख रुपये बैंक अकाउंट में डलवा दिया। बैंक अकाउंट में डलवाने के बाद जो है आपने चीज़ों को बता दिया ऐसे करके। अब जो है जाहिर सी बात है, कंपनी जो है वो समझेगी कि जो उन्होंने एडवांस पेमेंट की है क्लाइंट ने 4.5 लाख ही दी है, 5 लाख रुपये नहीं दी, ये समझेगी। जब वो उससे कंफर्म करेगी तो वही होगा क्या, कहने मैंने तो 5 लाख रुपये दिए, जितने पैसे दे। अब इंसान को बोला, इंसान को बोला, तो इसी वजह से कंपनी को कहा जाता है कि जब भी आप कोई डील करें, उनसे आप उसका एक रिसिप्ट ले लें स्टैम्प के साथ। इससे फायदा ये होता है कि इस तरह के मसले के अंदर आपकी जान बच जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो अगर आपको सॉल्व करना है तो यही सॉल्व करना है कि आपके पास जब आप कोई भी क्लाइंट आएगा आपके पास, तो एक पक्की रसीद बनाकर आप लेंगे। रसीद के अंदर जो पैसा आपने उसको दिया है वो लिखेंगे, और बनाने के बाद वो रसीद जाएगी, और उसकी फोटो कॉपी जो है आपके पास कार्बन कॉपी होती है, वो रिकॉर्ड का पार्ट रहेगी, लिखना नहीं होगा। ठीक है, तो इससे काम काफ़ी सीधा हो जाएगा, हो सकता है। सही पॉइंट मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहें, देयर आर वेरियस वे टू सॉल्व। अगर आप चाहेंगे तो नहीं क्या करना, नहीं करना तो नहीं कर सकते, तो पॉइंट है। तो नंबर 9, pick a state law to govern the contract। बताइए। बिल्कुल ठीक है। देखिए आपके पास ये जो लॉ है, आपके पास सऊदी अरब का जो लॉ है, दुबई का जो लॉ है, तो जो कफील है वो आपके बिजनेस का कितने 49% का पार्टनर होता है, 51% का पार्टनर होता है। 51% का पार्टनर होता है। तो वो करता कराता कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ जो है आपका कफील होता है, और कफील होने के बाद जो है वो आप बिजनेस कर रहे होता है, तो 51% फ्री में ले आता है उठा के। तो ये 51% आपका फ्री में ले जाता है, और इससे हासिल ना वसूल ना, उन्होंने बिजनेस करना है, ना कुछ सीखना, ना कुछ करना है, उनको बस पैसे खाना है। तो ये वाली चीज़ है। इससे जो बिजनेस कम्युनिटी काफ़ी परेशान रहती है, इनका करें तो करें क्या। ये समझ लीजिए कि आपने जितने भी अरब के लोग हैं उनको एक आपने मोहताज बना दिया है, कि जो भी कंपनियां हैं उनके साथ में एक वेंचर कर लो, जॉइंट वेंचर कर लो, वकील बन जाओ, उसके बाद वो तो जिंदगी में पालते नहीं। तो ये वाली कहानी है, इनका अपना तो कुछ करना ही नहीं ना, ये वाले मसाइल हैं इनके साथ। अच्छा, अब उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट ने क्या केस चेंज किया। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर आप छोड़ के जाना चाहें तो आप केस बना देते हैं कि आप छोड़ के जा नहीं सकते, ऐसा भी। तो अब जो है इतना आसान नहीं है कि आप कफील आप सऊदीयत में रहते रहिए, आप कफील चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा कि कोई बंदा है, वो आपसे केमिस्ट्री उसकी बन नहीं रही है, तो मोटा होकर नहीं चला पा रहा है, ये पता यूज नहीं कर पा रहा है, तो आप किसी और कफील को ले सकते हैं, उससे आप जान पहुँच सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है। तमाम चीज़ें बेटर कर लीजिए।
और ये गवर्नमेंट जो लॉ है उस स्टेट का जो लोकल डोमेस्टिक लॉ है वो इम्प्लीमेंट हुआ है इसमें। और फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। फायदे जो है उसके बाद जो है वो ये है कि जो अरब है उन्हें कुछ नहीं करना, उनको मजे से रहना है, इंजॉय करना लाइफ को, वो कफील है। और नुकसान ये है कि जो पैसा अपनी जेब से 100 रुपये लगा रहा है उसमें से फ्री के अंदर आपको 50 चीज दे रहा है। तो ये हालांकि ऐसे बंदे को दे रहा है जिससे कोई उससे हासिल ना हो सके। ठीक है, तो स्टेट लॉ है, उसके बाद उसको करना ही करना है इसके अंदर। बाकी किसी कंट्री के अंदर ऐसा लॉ मौजूद नहीं है। कितनी भी कॉम्पिटिशन ये बता दो एटलीस्ट, ये तो सिंपल है। कीप इट कॉन्फिडेंशियल। क्या है when a business hires another to perform a service, so the business will perform a free sensitive business information. Your agreement should contain mutual performance where each party will keep confidential and business information। तो मैं बताता हूँ इसको। अब मैं चाह रहा था आप बताएं ना, मेरे पास तो एग्जाम्पल बहुत अच्छी मौजूद है। अच्छा ये नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया है। तो बताएं अच्छा था, कैसे बता दे तो। माइक में बोलते हैं, ये आवाज आ रही है। माइक में बोलते हैं। यस सर। माइक में बोलते हैं, इससे क्या मतलब है? सर कॉन्फिडेंशियल मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के कंटेंट्स हैं वो लीग उन्हें मतलब जबरदस्त। अमंग उन लोगों के बीच रखे जिन्होंने साइन किए, मतलब द कंसर्न पार्टी, यानी बहुत अच्छा। डोंट गेट इट डिसेमिनेटेड टू अननोन पीपल बहुत जबरदस्त, which may बिल्कुल सही। cause which may cause legal issues later on. बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। मुझे लग रहा है आप लॉयर और हैं, मैंने कई दफा आपको बोला है, आपकी जो जो वो है डिफाइन करने का वो बिल्कुल लॉयर वाला है। मुझे नाम याद नहीं है आपको, मगर आपने बिल्कुल सही बताया है। जी और को बताएगा। माइक पे बोलना चाहें तो बोल रहे सही बताया। आपका नाम क्या है जिन्होंने बताया है अभी? सब पूरा 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 तो मुझे लग रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे बड़े। और को बताना चाहे। अरे बता दो यार, तो मसला क्या है पूरा ने बता तो दिया वैसे। तो देखिए इसके अंदर होता क्या है सर कि चीज़ों को सर जितना आप कॉन्फिडेंशियल रखेंगे किसी भी बिजनेस में सर उतनी चीज़ें अच्छी होती हैं सर। वो कॉन्ट्रैक्ट हो या और कोई चीज़ें हो, क्योंकि सर अगर वो मार्केट में कोई भी चीज़ आपकी आ जाती है तो फिर सर वो बिजनेस को ही नुकसान पहुंचाती है इन द एंड। जी, बिल्कुल सही बताया। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आपकी जो है कोई देख आप लोग कहेंगे कि सर आप कुछ बातें हमें गलत बता रहे हैं। लेट से कोई एमओयू साइन होता है, कोई एग्रीमेंट साइन होता है, कोई इस तरह की साइन होती है जिसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ बात कंपनी जा रही होती है। जैसे एडिडास और नाइकी है, तो ये आगे की तरफ जा रही है, तो उन्होंने एक एमओयू साइन किया, तो उसको जो है इन्होंने पब्लिक किया। अगर आप जो बता रहे हैं कह रहे हैं पब्लिक ना करो, तो इसके अंदर आपके पास वो पार्टी तो है, मगर आप बहुत सारी चीजें ऐसी जिसकी रिसर्च करके बहुत पैसे लगे। लेकिन तो अगर आप वो चीजें जो है पब्लिक करेंगे या वो चीजें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जो आगे देंगे तो ये फिर मसला होगा। बहुत सिंपल दिखता है, बहुत सिंपल दिखता है। ये बताइए, अब ये पॉलिटिकल एग्जाम्पल है, मुझे अच्छी नहीं लगती मगर मैं ले रहा हूँ। मेरे ख्याल से नबील कबूल है, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं सही नाम, नबील कबूल है। ये जो है जो पार्टी में थे तो पार्टी से अंदर में आए। उनके में आने के बाद उन्होंने पूरा अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था, देखने का सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने ऑब्जर्व करने के बाद पूरे का स्ट्रक्चर फॉलो किया।
और फॉलो कर लेने के बाद फिर ये दोबारा बैठ के यूजर पार्टी चलेगा। ठीक है? अच्छा, अब बताइए कि इससे नुकसान और फायदा किसको हुआ? नुकसान किसको हुआ, फायदा किसको हुआ? या दूसरी एग्जाम्पल ये, आपके आमिर खान जो हकीकत को छोड़ के फिर वो आए, मैं एग्जाम्पल पॉलिटिकल लेवल पे समझाने के लिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए आराम से, तो मैं इसके बाद फिर बिजनेस एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि आप जब उसी बंदे को, नए बंदे को, नए बिजनेस पार्टी को जो मार्केट में लेके आते हैं, उसमें चलने की कोशिश करता है क्यों रहेगा, वाकई कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, कितना ज़्यादा नुकसान दे आपको या आपको होता है। सिंपल सा है, अगर कंप्यूटर डिपार्टमेंट सीपीडी जो है वो कहता है कि हमें एक लैब बनानी कंप्यूटर जिसमें हम तमाम की तमाम चीज़ों को टेस्ट कर सकें, चेक कर सकें, और उसमें यही फैसिलिटीज हों। तो तमाम फैसिलिटीज अब आपने जिसको टेंडर दिया है लैब बनाने का, उसको पता है कि उसको बताया हुआ है कि सिस्टम कौन से यूज होंगे, उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक का टूल कौन सा यूज होगा, डिजिटल सेंसर टूल कौन सा यूज होगा, फॉरेंसिक का टूल कौन सा यूज होगा, डेटा सेंटर का टूल कौन सा होगा, हर तरह का टूल आपको पता लग जाएगा। यही हमने यूज किया, उसके अगेंस्ट के अंदर जो है वो लैब जो है काम करेगी। तो यही इंफॉर्मेशन को निकाल के दे दे किसी को, इंफॉर्मेशन बता दे कि इस तरह से वो काम करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि वो पार्टी का काम है सिर्फ कंप्यूटर को लगाना, कंप्यूटर को सेल करना, और वो उसमें आपकी इंफॉर्मेशन को लीक करती है, तो आप बताएंगे उससे जो है परफॉर्मेंस सीपीयू पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पहली बात ये, सीपीयू का पता लग जाएगा सीपीयू के सेंटर यहाँ है, जो कि पता लगना नहीं चाहिए कि सीपीयू है कहाँ पर, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कहाँ है, या एफआईए कहाँ है, एसीआईए कहाँ है, हमारी एजेंसी कहाँ कहाँ मौजूद है। अगर ये चीज पब्लिकली पता लग गई आपको, तो आप बताएं आपका काम खत्म हो गया ना। नहीं, आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए पैसे लगाने पड़ेंगे बहुत सारे। तो कहने का मतलब यही है कि आप इससे कॉन्टेक्ट करें, तो आप सर सर आप बोले सर फिर ये तो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए ना इनको, सब बातें तो। ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनेंगे आप, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनेंगे। देखिए मेरी ड्रामे, मैंने कुछ पुराने ड्रामे देखे थे, उसके अंदर होता क्या है कि एक औरत होती है, उसका झगड़ा शौहर से झगड़ा हो जाता है, तो बहुत झगड़ा होता है, बहुत झगड़ा होता है। तो अब उसके बाद जो है होता क्या है कि कुछ ना कुछ करके वो आदमी को डाइवोर्स दे देता है। तो डाइवोर्स दे देता है तो वो औरत करती क्या है कि वो सारे घर की खानदान की इंफॉर्मेशन की सिक्रेसी होती है, लेकिन पब्लिक में बताती है कि भाई इनके ये मसाइल थे, ये मसाइल थे, ये फटे हैं इसमें, ये मसाइल है। तो आप बताइए आपके खानदान की इज्जत का क्या हुआ? जी बताइए, आपकी इज्जत का क्या हुआ खानदान की? सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो खानदान का भरण था वो सबका जनाजा निकाल दिया। कहने का मतलब यही है कि जब भी आपके पास चीजें इस तरह से होती हैं, बिजनेस कन्वर्सेशन होती है, तो बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। इसमें इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर्स की होती है, इनके क्लाइंट्स नंबर होते हैं, उनके उनके तमाम चीज़ें आपको पड़ी हुई होती हैं, तो आप कोई चीज़ तो शेयर करेंगे ना। अगर आपने शेयर कर दी है तो इस प्रॉमिस पे शेयर करें कि ये फ्यूचर के अंदर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी कंडीशन में लीक नहीं हो। ठीक है, और समझ में आ गई? दैट ओके? यस सर। समझ में आ गई? हाँ, आप कुछ कह रहे थे, मुझे जरा बोलिए। सर मैं कह रहा था कि अगर अगर ये सब बातें लीक हो गई फिर तो इज्जत नहीं गई। तो फिर आप जो है ना ये मसला करते क्या है, फिर आप अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, 19 डेट में, और आपकी ये प्रॉपर चीज़ें लीक हुई हैं, तो फिर आप हाई कोर्ट में ले जाके जैसे बोलते हैं ना, वो वहाँ तक के इज्जत का दावा कर सकते हैं। वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक का होगा वो, 19 डेट का अगर आप हैं, सही है। वो आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं दावा। जैसे अभी मिशर शफी का था और अली जफर का था, तो मिशर शफी ने एक इल्ज़ाम लगा दिया था अली जफर पे, और अली जफर जो है उसको बात समझाने में उसने तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, और 12-15 लोगों के सामने तो ये उसने समझते कि वो मिशर शफी ने इल्ज़ाम लगा दिया उसको, जो बात निकली ही नहीं, जो बात ऐसी साबित ही नहीं हुई, तो वो केस जो था वो विन कर गया अली जफर। तो विन कर गया, इसका मतलब ये कि वो बंदा खराब नहीं था,
फिर उसके अगेंस्ट के अंदर जो है तो उसने अपने हतक का इज्जत का दावा किया 2 अरब रुपए का। 2 अरब रुपए जो है तो दावा किया हुआ है, या तो वो माफी मांगे मुझे शक या 2 अरब रुपए दे। ठीक है, तो इस तरह के केसेस के सर अंदर ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। बताइए। सर तो जब उसको कोई मतलब इल्जाम सर लगाया और कोई उसको सबूत नहीं मिले तो फिर केस अभी तक क्यों चल रहा है? केस तो खत्म हो गया, चल क्या रहा है। अब तो केस दूसरा केस चल रहा है जिसके अंदर जो है वो हत्या के का दावा किया हुआ है अली भट्ट ने। और ये मेरी अभी आती नहीं कोर्ट में। कोर्ट में आए तो जाहिर सी बात है कि इसको बताना पड़ेगा तमाम काम को कि ये तो माफी मांगेगी, अरे सॉरी का नोट लिख कर दे कि मैंने जो बोला गलत बोला और मैं अल्फाज वापस लेती हूँ। मगर फिर भी जो है इसको चार्जेस देने पड़ेंगे क्योंकि जो मेंटल फ्रस्ट्रेशन हुई घर के अंदर, लेट से बीवी जो है वो रो के चली गई, मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ, रो के चली गई, या घर वालों में फटे हुए, या बच्चों की निगाह में आप गिर गए, जो भी इस तरह की चीजें हुई तो जाहिर सी बात है आपकी फैमिली लाइफ और प्राइवेट लाइफ तो खत्म हो गई ना। तो ये पैसा तो पेनल्टी में देनी पड़ेगी। ये बच सकते ही नहीं कि कोर्ट केस ही जीत गया ये। अभी बचना जो है ना नामुमकिन है इसका। इसको कंटेम्प्ट ऑफ, ये अगर नहीं आएगी ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर तो जेल होगी। ठीक है, कोर्ट के डिसीजन को ये ओबे नहीं कर रही तो ये मजिस्ट्रेट। ठीक है जी, और बताइए और कोई सवाल। बहुत अच्छा बताया आप लोग। मुझे लॉयर वॉयर लग रहे हैं जिस हिसाब से मुझे लगी ना, मैं कंप्यूटर साइंस के लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि लॉयर बैठे हुए सामने। अच्छा, इसके बाद जो पॉइंट हमारे पास डेफिनेशन ऑफ अनपेड सेलर। When a seller is not paid for the price of the good, he is known as an unpaid seller. Section 45 Act has defined this term as follows: when the whole of the price has not been paid or tendered, or when a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as a conditional payment and the same has been dishonored. ओके, अच्छा इसके अंदर देखिए अनफिट सेलर्स के माने करते हैं तो दो कंडीशन होती है इसके अंदर। पहली कंडीशन ये होती है कि जो पुलिस वाले कर रहे होते हैं कि उन्होंने चीज़ जो है खा ली, उसके पैसे नहीं दिए। सेक्शन लगता है 45(1), वही कि उन्होंने ये सर्विसेज दी और सर्विसेज के अगेंस्ट के अंदर उन्होंने पेमेंट नहीं दी। तो ये आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि ये सर्विसेज उन्होंने आपसे ली है, साबित करना पड़ेगा। नंबर 2, दूसरा ये कि आपके पास आपने किसी को चेक दिया है और चेक बाउंस हो गया, आपने सर्विसेज के लिए किसी को चेक दिया है, सही, और वो चेक जो है डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया, तो मतलब ये कि आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए नहीं थे और आपने किसी को चेक काट के दे दिए कि जाओ पैसे निकलवा लो जाके। ठीक है, अच्छा पहले केस के अंदर तो आपको पता लग गया कि ये 45(1) जो सेक्शन लगेगा, दूसरे केस के अंदर जो है उसमें जेल है। सही, जब आपका चेक जब बाउंस होता है तो उसके अंदर जो है लीगली कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट तो ये होता है कि वो अगर जब वो चेक बाउंस होगा तो ये बैंक की स्टेटमेंट के साथ में आएगी कि प्रोसेस में लगा हुआ होगा, स्टैम्प के साथ, येलो के साथ पूरा हाईलाइट करके वो पूरा केस बना के भेजेगा बैंक, और वो उस पार्टी को भेजेगी जिसको आपने चेक किया, और उसको ये लिखा हुआ आएगा कि ये दिस चेक इज डिसऑनर्ड, कॉन्टेक्ट द पर्सन। तो वो ये लिखा हुआ आएगा, तो उसकी तमाम चीज़ों को ले जाके अगर वो प्रेजेंट कर देगा कोर्ट के अंदर तो होगा क्या कि आपके पास स्टेट जो है ना वो पहली फुर्सत में कोर्ट ऑर्डर कर देगी इन्हें, और वो कहेंगे कि भाई वो गिरफ्तार कर दो। तो होता क्या है कि पुलिस के पास राइट होता है डिसऑनर्ड चेक के अंदर कि वो गिरफ्तार करे, बगैर किसी कोई पूछे। रूल है, बगैर कोई पूछे, बगैर कोई चीज़ों को क्या कहते हैं उसको अरेस्ट वारंट लिए उसके बाद राइट है कि गिरफ्तार कर ले, तो गिरफ्तार कर लेगी पुलिस। तो अच्छा, इससे बचने की टेक्निक ये है कि आप जो चेक दें उस चेक के पीछे आप लिखें श्योरिटी। श्योरिटी SURITY। तो आप उस चेक के पीछे लिखते हैं श्योरिटी। जब श्योरिटी लिखते हैं तो लॉ ये कहता है कि जब आप उस चेक के पीछे श्योरिटी लिखते हैं तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। सही है, एज पर लॉ है। आप ये आपको कोई भी नहीं बताएगा ये बातें, बहुत ज़्यादा लॉयर तो बिल्कुल नहीं बताएंगे आपको ये बात। जब आप श्योरिटी लिख देंगे ना उस चेक के पीछे और साइन करेंगे, डबल साइन करेंगे, तो फिर यानी कि पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती अगर आपको डाउट है कि भाई मेरे अकाउंट में पैसा जी है सर। या नहीं है।
जी बेटा। Excuse me, sir. Uh, you're saying that if we send a check to the bank and if it is bounced, meaning we do not have the sufficient funds for that for the check to be valid, then we can get arrested for यस it by the यस यस if the bank decides to take action. But यस why is it that if we write a surety on the back of it, we won't get arrested? यस, ये लॉ है। Yes, but what's the meaning behind it? श्योरिटी श्योरिटी के माने ये कि ये पैसे की अदायगी नहीं, ये जमानत है। आपने देखें, आपका नाम है अली, दूसरे बंदे का नाम है पूरब। अली ने पूरब को चेक दिया। अच्छा, अब पूरब ने वो चेक उठा के अपने अकाउंट में डाला, तो अकाउंट में डाला तो 3-4 दिन के बाद में पैसे नहीं आए, बल्कि स्टेटमेंट आ गई। तो स्टेटमेंट में लिखा था दिस चेक इज डिसऑनर्ड। अब आपने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत थी मुझे। अब आप वो चेक ले जाकर उसकी तमाम स्टेटमेंट के साथ ले जाकर जब कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे इसको, या आप पुलिस में जाकर देंगे इसे, तो पुलिस एट 11th आवर ही आपको जो है, जो अली है उसको गिरफ्तार कर लेगी। सही है? मगर कानून ये कहता है कि अगर उसने ये चेक दिया और उसके पीछे श्योरिटी लिखा हुआ है, श्योरिटी SURITY श्योरिटी लिखा हुआ है, तो आप पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर सकती उसके अंदर, क्योंकि उसने जो चेक दिया है वो श्योरिटी के तौर पर दिया है। तो समझ में आई? नहीं समझ में? Well, sir, उसने अगर surety यानी मतलब he thought he had the check was valid, that's why he didn't get arrested. हाँ हाँ, अभी आप कोई भी पॉइंट से निकालें मगर इसमें अरेस्ट नहीं हो सकता। श्योरिटी के माने ये होते हैं जमानत। उसने जो चेक दिया है वो जमानत के तौर पर दिया है, और उसमें जो लॉयर होगा उसका अली का, वो ये कहेगा कि भाई मैंने चेक दिया था, इनको नीड थी, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं था, तो मैंने ऐसे श्योरिटी के तौर पर इनको दे दिया, मगर उस 3-4 दिन के अंदर मैं इनको ये कहूँगा कि भाई मेरा जो है ये चेक वापस कर देना, आपको कैश दे रहा हूँ। सही है? तो ये श्योरिटी के माने ये होते हैं कि आपको डाउट में डाल देते हैं सामने। कानून के अंदर देखिए, जिस पर डाउट होता है ना, कभी पनिशमेंट नहीं होती उसको। बात समझ में आ रही है? कानून के अंदर अगर डाउट आ जाए दफा, अगर आपके पास कोर्ट डाउट में आ जाए किसी भी की तरफ से, एक बंदे के डाउट में आ जाए, तो उसको फिर सजा नहीं होती। बात समझ में आ रही है? डाउट में आ जाए, इधर शहबाज शरीफ का हुआ है। शहबाज शरीफ को जो बेल मिली है वो डाउट पे मिली है ना। डाउट का मतलब ये कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि भाई इतनी आपके पास पेशियाँ हुई, इतने इन्होंने इल्ज़ाम लगाए, उतना इन्होंने विटनेस प्रोड्यूस किए, उसके बावजूद भी कुछ निकला नहीं, कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकला आया, आप वो कोर्ट डाउट में आती। उसका मतलब ये कि ये जो जो कागजी कार्रवाई है इसका एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं है। समझ में आया? तो उस पर डाउट पे इन्होंने जो है इसको बेल दे दी शहबाज शरीफ को, वरना इसको लीगल ग्राउंड पे तो कभी भी बेल नहीं मिलती। हाँ, अगर एक दो चीज़ें ऐसी हों इसके अंदर, हुदैबी रिकवरी केस हो जिसके अंदर ये साबित है, फिर बेल लेकर दिखा दें मुझे। जैसे ATA लगी हुई उसमें, जैसे कि आपके पास जिसमें मार दिया था उन्होंने औरतों को मॉडल टाउन केस के अंदर, मॉडल टाउन केस के अंदर जो औरतों को कत्ल कर दिया था। हाँ, उसको अगर ATA लगा दें शहबाज शरीफ को, मुझे निकल के दिखा देंगे जेल के बाद, मैं मान जाऊँ। तो ATA लगा ही नहीं ना उन्होंने। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? So, sir, you're saying that if there is doubt, यस। then there is no case. हाँ, बिल्कुल समझ गया। पाकिस्तानी कोर्ट में यही है, मगर बाहर की कोर्ट में ऐसा नहीं है। बाहर की कोर्ट के अंदर जो है वो आपके पास आउट ऑफ कोर्ट आप सेटलमेंट पे अगर जाते हैं तो आपको ये मानना पड़ता है कि हाँ आप कन्विक्ट हैं, फिर सेटलमेंट होती है, Reasonable वरना doubt. वहाँ वहाँ पे डाउट खत्म कर देते हैं ना वहाँ की। और दूसरी बात ये कि आप जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होती है उसके खिलाफ आप एक लाइन नहीं लिख सकते, बोल नहीं सकते, पीपल्स को कंफ्यूज नहीं कर सकते, वीडियो ट्रायल नहीं कर सकते, आप बदल बताने में ये बोल के दिखा दें। आपके पास मेट्रोपॉलिटन पुलिस है आपके पास, आप मुझे जरा उसके खिलाफ एक लाइन बोल के दिखा दें कि भाई वो केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे मतलब खामोशी के साथ, मतलब कोई बंदा टीवी पे आएगा ही नहीं, वो करते 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 एकदम बम मारेंगे। समझ में? तो ये वाली बात है, वो कभी भी पब्लिक में नहीं आएंगे, वो कहेंगे वी विल लेट यू नो। अब वो लेट यू नो आपको नहीं बताएंगे, कोर्ट को बताएंगे। ठीक है बेटा? जी सर।
कुछ समझ में आ रहा है? लॉ वगैरह तो मसला तो नहीं है? नहीं सर, समझ अब में आ आपके रहा पास जो नेक्स्ट चीज है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। रिटन ऑर्डर पर्सन रिक्वायरिंग देम टू मेक अ specific payment to the signatory or to a name payers or the promissory note। हाँ देखिए, इसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज के माने ये होता है कि आप एक नोट लिख देते हैं, इसके अंदर कहते हैं कि मैं इस टाइम के अंदर पैसे दे दूंगा। ये आपके पास जो है, ये आप नोट, ये आपके पास जो है इसकी वैल्यू क्या बोलूँ, क्या इसमें बाउंड नहीं कर सकते आप किसी को, सही, बाउंड नहीं कर सकते किसी को भी, मगर रिटन ऑर्डर टू अ पर्सन रिक्वायरिंग them to make a specified payment or to signatory or to a name payee promising note। ये आपका बिल ऑफ एक्सचेंज कराता है, यानी कि वो कह देते हैं मैं इतने दिनों के अंदर आपको पैसा दे दूंगा, वो लिख के देते हैं, उससे मुँह कर भी सकता है वो, सही है। मगर आपके पास ये चीज ऐसी हो कि अगर इसमें साइन किए ना और साइन करने के बाद वो ये लिख दिया जाए कि पेमेंट ना होने की सूरत में आपकी किस चीज पर कब्जा कर लिया जाएगा, तो अब इसकी वैल्यू बन जाएगी। आप समझ में आएंगे? Sir, bill of exchange and negotiable instruments by Yes, definition are yes। similar. बिल ऑफ एक्सचेंज के माने ही यही है। Yes, you are absolutely right। Basically, if someone is providing you a note, according to the note that he will provide you the money in a specific duration of interval। Okay, if that person, if I'm adding a clause into it, if a person failed to provide certain amount, then the person has right to hold your property or to hold the pay car or anything, जो भी कुछ है वो आपसे ले सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज बात समझ में आई कि नहीं आई? बात आई समझ में? क्या नाम है तुम्हारा? बिल ऑफ, Yes, yes sir, ये जो bill of exchange है ये हाँ, और या negotiable instrument, ये कब इशू होते हैं ना, जब चांस, ये कब इशू होते हैं, मतलब कौन से लीगल सिचुएशंस में? आपके पास जब पैसा ना हो, आप ये कहते पैसा हैं ना हो कि हाँ ना या हो, या हाँ डाउट हो किसी के हाँ, पेमेंट करने का। आप इस पे नोट लिखवा देते हैं मैं इतने टाइम के अंदर ये पैसा दे दूंगा, सही है, आप भी प्रॉमिस करते हैं। मगर पाकिस्तानी जो है तो दो जूते आ गए हैं। वो क्या करते हैं, प्रॉमिस के साथ ये भी लिखा अगर पेमेंट ना कर पाए तो हम किस चीज के मालिक होंगे। बात समझ में आ गई? यस सर। इसको कहते हैं कर्क करना, कर्क लॉ के अंदर कहते हैं कर्क, काफ वे काफ, प्रॉपर्टी कर्क करना यानी जब्त कर लेना प्रॉपर्टी। अस्सलाम वालेकुम। बेटा एक फोन आया, मैं अभी 1 मिनट के अंदर आपको कनेक्ट होता है, फोन बात कर। जी बेटा, मुझे क्लियर, चलें आगे। जी सर। बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने बता दिया आपको, आप उससे नोट लिखवा सकते हैं और इस पेपर जो है स्टैम्प पेपर पे लिखवाएंगे आप, आम पेपर पे नहीं लिखवाएंगे, प्रिंट आउट पे नहीं लिखवाएंगे, स्टैम्प पेपर पे लिखवाएंगे। अगर अमाउंट ज़्यादा है तो वो हो सकता है 1000 रुपये वाला जो स्टैम्प पेपर हो, सही है। तो ये तमाम चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, विटनेस भी होंगे इस चीज़ के, तो बहुत सारी चीज़ें उसकी लीगल जो उसको देनी पड़ती है, मगर ये इतनी पावरफुल चीज़ होती नहीं है। तो मैं बता रहा था प्रॉपर्टी फर्क करना, वो फर्क के माने ये होते हैं जब्त कर लेना या फ्रीज कर देना।
सही है। तो आपके पास जब पेमेंट जब पाकिस्तानी लंदन मेसी ने जो है ये ब्रॉडशीट को पैसे नहीं दिए उन्होंने, तो वो कोर्ट में चले गए। और कोर्ट में जाने के बाद भी उन्होंने पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा कि हम पैसे दे देंगे, और कोर्ट को यकीन दिलाया कि हम वो पैसे दे देंगे, प्रॉमिस किया, उसको कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। और उन्होंने प्रॉमिस किया हम पैसा दे देंगे, मगर वो पैसा नहीं दिया। तो कोर्ट ने क्या कहा उनको, उनके जो जो भी अकाउंट्स थे उनके पास लंदन के कॉन्सुलेट के, वो सारे फ्रीज कर दी। और उनकी जो प्रॉपर्टीज थी सबको फ्रीज कर दिया उन्होंने। फ्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि सबको उन्होंने वर्क कर दिया, यानी कोई एक्टिविटी इसमें हो नहीं सकती। फिर अगर वो और भी रिप्लाई देंगे इसके अंदर, तो कोर्ट हैज अ राइट टू सेल देयर प्रॉपर्टी। तो ये तो कोर्ट के पास राइट होता है कि प्रॉपर्टी को जो नीलाम आम कर दे, उसको सेल कर दे, और सेल करने के बाद वो पैसा जो है वो आपसे लेकर प्रॉपर्टी को दे दे। ये पॉसिबिलिटी होती है। अब बताइए, आपको डेफिनेशन ऑफ अनपेड सेलर समझ में आ गया? जी, समझ में आ गया डेफिनेशन ऑफ अनपेड सेलर? अरे कुछ तो बता दो। Excuse me, sir. So, sir, in summary, what you are saying is if there is a transaction and if the money is not paid, then through a bill of exchange or negotiable instrument, the the unpaid party can take the guilty party to the court, Yes, through which if still payment is not received, then the court can take action and have you yes, reimbursed. yes, yes. कोर्ट हैज अ राइट टू फ्रीज ईच एंड एवरीथिंग। तो आपके पूरा घर को सबको फ्रीज कर देगा वो। और हो सकता है कि वो जेल में भी डाल दे। And all those assets which are fees will be used बिल्कुल। to pay back the हाँ, part the हाँ, जैसे एनआईसी को फ्रीज कर दे, एनआईसी जो है उसको कैंसिल कर देंगे, जैसे अभी उसका किया है। कौन से रजा था वो, कौन सा है वो पार्टी जो है ना उसकी, ये नहीं पता। ये खादिम हुसैन का जो बेटा था, तो पासपोर्ट भी कैंसिल कर दिया उसका, एनआईसी भी कैंसिल कर दिया। बड़ी खतरनाक कोर्ट, बहुत खतरनाक होती है भाई, आप लोगों को आइडिया नहीं है इसका। कोर्ट इज वेरी वेरी डेंजरस। बात है negotiable instrument, a document guaranteeing the payment of a specific amount of money, either or a demand or a set of time. So it is usually named on the document by promissory note, bill of exchange and check. सही, इसके अंदर होता क्या है कि आप उसके नाम पर जो है, अगर ऐसा कुछ हो गया है और आप negotiable instrument पे जा रहे हैं, तो उस बंदे के नाम पर जो है आपको चेक बना सकते दे सकते हैं तमाम चीज़ें, मगर गारंटी के साथ कुछ लोग करते हैं ऐसा कि भाई हमने आपको चेक दे दिया इस ड्यूरेशन के अंदर आपकी आसानी के लिए, तो ये आप ऐसा कीजिएगा कि 1 महीने के बाद चेक को कैश करवा लीजिएगा, यही मैं इस ड्यूरेशन के अंदर पैसा डाल दूंगा। बात समझ नहीं है। मैं एग्जाम्पल दोबारा बताता हूँ, लाहौर के अंदर हुआ क्या, लाहौर के अंदर एक साहब ने गाड़ी खरीदी, उसकी फेरारी, सही फेरारी उन्होंने बाई। और उसके बाद जो उनको जो चेक दिया गया उनको, सही है, वो तकरीबन 2 करोड़ का चेक था। मुझे मुझे याद 1 करोड़ का चेक था, मुझे नाम पैसे याद नहीं आ रहा है सर। तो हुआ क्या कि हमने चेक दे दिया, उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर इसमें आपके पैसे आ जाएंगे। तो ये कि हम लोग है पैसे वाले लोग, मसला नहीं है, पैसे वैसे में कोई मसला नहीं है। तो ये है इस तरह से। तो गाड़ी लेके चला गया वो, उन्होंने कहा भाई अपना कार्ड भी दे गया, अपना चेक भी दे गया, तमाम चीज़ें भी दे गई। तो हुआ क्या है कि जब वो चीज़ जब प्रेजेंट की गई बैंक के अंदर, तो पता ये लगा कि इस तरह का कोई, जिसे बोलते हैं, है ही नहीं, पैसा ही नहीं है इस अकाउंट के अंदर, ऐसा कोई बंदा ही नहीं है मौजूद। और वो बंदा जो है वो गाड़ी को फ्री फंड में लेके चला गया। सही है, और वो चेक नहीं था बल्कि वो था आपका पे ऑर्डर। सही, तो पे ऑर्डर तो बैंक ने इंक्वायरी की तो पता लगा कुछ पे ऑर्डर जो थे वो बैंक के अंदर से जो थे वो फटे हुए और फाड़े हुए निकाल लिए गए थे, चोरी कर लिए गए थे। और उन पे जो है पे ऑर्डर के ऊपर ये अमाउंट लिखकर जमा करवा दिया गया था। तो इसमें अगेन अ क्राइम, डबल क्राइम है। इसमें एक क्राइम ये है कि वो बैंक जो है FIR कटवाएगा उस बंदे के खिलाफ, उसमें हरकत की है, नंबर 1। और नंबर 2, जो उन्होंने आपके पास 400 की है गाड़ी खरीदने के अंदर, तो ये दोनों दोनों दफे लग जाएंगे इस बंदे को, इसको चला के। बात समझ में आ गई आपके? तो उसका जो पे ऑर्डर का जो डॉक्यूमेंट होता है ना, जो पेपर होता है, जो 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 प्रिंटर में चलता है,
ठीक है। वही पेपर जो है उन्होंने चुरा कर उसको पैसे लिख कर और वो ले जाके उस खातून को पैसे दिए कि भाई इसके अंदर पैसे हैं, आपको 3 दिन के अंदर आ जाएंगे। तो उस औरत ने कहा पे ऑर्डर है, पे ऑर्डर का मतलब ये कि इसके अंदर पैसा है खातून के अंदर। मगर जब पे ऑर्डर बैंक में जमा करवाया तो उसके अंदर पैसा था या नहीं था, उसके अंदर पैसा नहीं था। सही है। तो ये अब यहाँ 2 क्राइम हो गए। पहला क्राइम ये हुआ कि बैंक को जो है उन्होंने यूज किया एज ए क्राइम, और बैंक की डॉक्यूमेंट्स से उन्होंने इलीगली यूज की और चोरी की। उसके बाद जो है नंबर 2, इसको मिसयूज करके इन्होंने पे ऑर्डर बनाया और उस पर जो है इन्होंने दूसरी चोरी गाड़ी की चोरी मौजूद। समझ में आ गई बात? डेफिनेशन ऑफ अनपेड सेलर होता क्या है? जी सर। तुमको समझ में आ रहा है? सही से आ रहा है या ऐसे ही गोलियां दे रहे हो? सही समझ में आ रहा है? यस सर, जो आपने बताया। हाँ, नहीं वैसे तो कोई डाउट वाली बात तो नहीं है ना? जी सर। बाकी लोग क्या सो रहे हैं? क्या मसला क्या है मेरा? फीचर ऑफ अनपेड सेलर 1, following are the क्लियर है feature सर। of following are the feature of unpaid seller. If the whole of the price has not been paid upfront, if term of credit has expired and the price has not been paid to them, they must unpaid wholly or partially. If a part of the price has not been paid to him, where the price is paid through a bill or chain or any other negotiable instrument which is dishonored, they must have refused to accept payment when offered. If the price has been offered by buyers, but the seller refuses to accept it. जी, मतलब बता दें मुझे इसकी, मैंने इतनी डिटेल में समझाया है। फीचर ऑफ अनपेड सर्वर अभी बताया, अभी टाइम भी नहीं हुआ, सबको तो बताया है। जी, मैं एग्जाम्पल दूँ उसकी? आप मुझे बता दें कोई एग्जाम्पल, मेरे पास एग्जाम्पल है बहुत। इतना टाइम जाने का, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। इसमें होता है, इसमें है कि आपके पास एक साहब थे, उन्होंने, ये इंडिया का केस है और ये सुप्रीम कोर्ट में चला ये केस, और केस के अंदर बहुत ही दिल दहलाने वाला केस है। एक साहब थे, उनको जो है उन्होंने बाइक लेनी थी, उन्होंने बाइक स्कूटी लेनी थी, स्कूटी ले ली। स्कूटी की कीमत होती 9,700 रुपये, 9,700 रुपये की स्कूटी। तो उन्होंने जो है मेरे ख्याल से दिवाली, हाँ दिवाली, दिवाली, तो दिवाली के अंदर जो है कोई स्कीम आई हुई थी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि आप इतने पैसे जमा करवाएं, 1,000 या 2,000 रुपये जमा कराएं एंड गॉट अ न्यू स्कूटी। तो नई स्कूटी ले लें आप। तो अब वहाँ पे इंडिया में तनख्वाहें जो होती है ना, वो होती हैं 1,500, 2,000, 2,500 ऐसी तनख्वाहें होती हैं। ज़्यादा तनख्वाह नहीं देते वो लोग। तो वहाँ गुर्बत इसी से ज़्यादा है, बहुत कम तनख्वाहें होती हैं वहाँ पे इंडिया के अंदर। तो उन साहब ने जो है बेगम के कहने पे स्कूटी ले ली। स्कूटी लेने के बाद जो है वो पेमेंट देते रहे। अब वो स्कूटी की कीमत जो है 10,000 रुपये थी, और उसकी 9,700 रुपये थी। और पेनल्टी डाल के जो उसकी जो असल कीमत जो थी, हिडन चार्जेस वगैरह मिला के और टैक्सेस वगैरह मिला कर 22,000 रुपये। हुआ क्या, मीन वाइल के उन्होंने तकरीबन 20,000 रुपये तक उन्होंने जो है पेमेंट कर दी, और एनी गुड रीजन उसके बाद जॉब खत्म हो गई या क्या हो गया, इसकी वजह से जो है मेरे ख्याल से 1,000 रुपये से बाकी इनके अकाउंट के अंदर उनको देने थे, इसकी वजह से वो दे नहीं पाए। अब हुआ क्या, उस पर पेनल्टी पे पेनल्टी पे पेनल्टी पे पेनल्टी, यानी पेनल्टी मल्टीपल पेनल्टी लगते लगते कंपाउंड करते लगते वो जो था वो केस पहुंचा तकरीबन। अब वो बाइक जिसकी कीमत जो है 9,700 रुपये थी, और उसकी कीमत हो गई आपके पास 65,000 रुपये। 65,000 रुपये की बाइक उनको पड़ी, और 65,000 रुपये के अंदर कितनी बाइक दे सकते थे? इसी वजह से कहा जाता है कि सूद जो है वो हराम है। सूद के हराम होने की वजह ये है कि इंसान जो है, फोन आ रहा है, पता नहीं कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
जी, मैं आपको क्या बता रहा था, मैं ही बता रहा था। तो वो बाइक की कीमत जो थी स्कूटी की 9,700 रुपये थी, और उस पर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लगा के वो चीज़ों को बता के, तो वो कहते हैं कि ये दिवाली का फेस्टिवल जो था हमारा था, तो हमने ले लिया, वो ले ली बाइक का, उसमें जो हमारा तो ये बहुत मशहूर केस है सुप्रीम कोर्ट इंडिया का। तो इसके अंदर जो है फिर डेफिनेटली गाइड साहब उनके लॉ के अंदर है कि इनको पे करना ही करना है, इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। बैंकिंग कोर्ट ने भी जो है इसमें कोई खातर था उसने वो नहीं किया, मगर ये कि उस बंदे ने काफ़ी नुकसान उसको उठाया, क्योंकि अगर वो हार्ड कैश में जो है वो खरीदता, स्कूटी खरीदता, तो उस पर जो है वो 9,700 की पड़ती है। अगर क्योंकि उसने इंटरेस्ट पे लिया तो तब भी उसको 22,000 की पड़ती, उससे ज़्यादा नहीं पड़ती, डबल से भी ज़्यादा पैसे पड़ते हैं उससे। बट द पॉइंट इज दैट कि उसने जो पेमेंट की 1,000 रुपये बाकी थे उसके अंदर, क्या मेरे ख्याल में 1,000 रुपये बाकी थे, तो 1,000 रुपये बाकी थे, और किसी भी वजह से वो डिले होते चले गए, और होने के बाद जो है वो कंपाउंड पे कंपाउंड कंपाउंड पे कंपाउंड पे करता चला गया। एट द एंड ऑफ द डे जो है उस बाइक जो है, क्योंकि बाइक की प्रॉपर्टी के बाइक की जो कागजात होते हैं वो बैंक के नाम पे होते हैं। जब आप प्रॉपर उसको सारे का सारा पेमेंट कर देते हैं, तो बैंक आपके नाम पे जो है वो डॉक्यूमेंट बनवाता है और आपको ओनर बना देता है उस प्रॉपर्टी का। तो ये इसका लॉ है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं बाद बैंक बड़े जाले में जाते हैं, सही है, वो राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। मतलब बाद जो है वो आपके पास पॉलिटिशियन में बड़े लोग हैं, वो राइट ऑफ कर भी देते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें कोई सवाल पूछना चाहो बता दो। बेटा को क्वेश्चन पूछना चाहो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? चलो हम आगे चलते हैं। Rights of unpaid seller one. An unpaid seller what क्या rights of unpaid seller one. क्या unpaid seller has the following rights: are lien on goods while they are in possession of them. Right of stopping the goods in transit after it was parted with their uh, possession, and right of exit. ये भी हो सकता है कि आपने जो से चीजें खरीदी आपको पैसा देना मिसाल के तौर पर। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताई, आपके पास अभी स्कूटी वाली खरीद, ये जो बंदा जिसने 12,000 रुपये भरे, तो इसके पास राइट क्या है? इसके पास राइट ये है कि इस गाड़ी को जो है 9,700 से कम कीमत के अंदर वो मार्केट में सेल कर सकता है। अच्छा, वो क्या करेगा अब, मगर प्रॉपर्टी जो है बैंक, तो बैंक इसको अलाउ नहीं करेगा और वो सेल नहीं कर सकेगा। मगर आपके पास अगर प्राइवेटली आप बिजनेस को चला रहे हैं और आप अदायगी नहीं कर पा रहे, उसका इलाज जो है वो यही है कि आपने जो चीज़ें उनसे ली हैं, आप कहते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, आपकी नॉलेज में ला कर एक फॉर्मल जो है आप उसको दें, डॉक्यूमेंट दें, लिख कर दें कि मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी जो है ये जो बोलते हैं सामान है, या जो भी कुछ आपने उससे बाई किया है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको प्रॉपर रिटर्न में बताएं कि मैं उसको सेल कर रहा हूँ, उससे जो पैसा आएगा मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ठीक है, या के पास इस तरह से होता है, आपने समझ लिया। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उस पर जो है ये केस हो गया इस तरह से चेक बाउंस का। अब चेक बाउंस का केस हो गया, तो अब वो क्या कर रहा है कि उसने कहा कि मेरे पास ये बाइक भी मौजूद है, मैं एग्जाम्पल पाकिस्तान की ले रहा हूँ। अपने दोस्त से उसने बाइक ली थी इंस्टॉलमेंट, उसने कहा भाई मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ ये, और मेरी बाइक जो है मैं इसको सेल करूँगा और मैं अपने पैसे रोक लूँगा और बाकी पैसे जो है तुम्हें दे दूँगा। उसकी लॉजिक क्या है कि जो मालिक है, जो जो पुराना ओनर है जिसने बाइक जो है बंदे को बेची है, वो क्या है कि भाई ऐसा करते हैं कि बाइक बेच देते, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास, मेरा पैसा मेरे पास। सही, ये भी एक कंडीशन हो सकती है, ये इसका राइट है, ये अनपेड सेलर का राइट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोले, बात समझ में आ गई?
यस जी सर। सर। उसका ये राइट होता है कि ये पैसा बेच कर जो है लीन एंड ऑफिशियल ऑर्डर दैट अलाउज समवन कीप द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु owns money until the money has been paid off has been paid back। ये लीन के माने ये होते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी होती है वो उस शख्स के पास चली जाती है जिसको पैसा देना होता है, उसको अदायगी करनी होती है, तो ये ऑटोमेटिकली, और जो दूसरी पार्टी होती है जो पैसा वापस देती है तो वो छुड़ा लेते हैं उसको। सर ये इसकी एग्जाम्पल जो है कौन सा बैंक है ये? सिल्क बैंक। सिल्क बैंक के अंदर, सिल्क बैंक के पास आप जाएं तो कहें कि हमारे पास ये गोल्ड है तो ये इसके अगेंस्ट में पैसा चाहिए, तो वो तमाम के तमाम क्या करेंगे, आपको पैसा को रखकर आपको पैसा, आप गोल्ड को रख के पैसा दे देंगे आपको, और जब आप ये पूरा पैसा वापस कर देंगे उन्हें तो आपको वो गोल्ड वापस कर देंगे। The rights of unpaid seller too. Unpaid seller lien, the unpaid seller of goods who is in possession of them is entitled to retain possession of them until payment or tender of the price is known as a seller lien. The unpaid seller is entitled to retain the goods in the following cases: where the goods have been sold without any stipulation as to credit, where the goods have been sold on the credit but the term of credit has expired, where the buyer becomes insolvent। सही है। अच्छा, इसको समझाया है when they deliver the goods to carrier or any daily or purpose of transportation by the buyer without reserving the rights of disposal of the goods, when the buyers or their agent lawfully obtain possession of the goods, when the seller waives his lien। ठीक है, इसमें अनफिट सेलर के लिए हमारे पास कौन कौन सी जगह वो रख सकता है? तो पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास when the deliver the goods to a carrier or other dealer for purpose of transportation by buyers without reserving the rights of disposal of the goods। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास यही है। इसमें जो है लीन के माने ये होते हैं कि आप जो है वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपके पास आ जाएगी जो आपके नाम नहीं कानूनी तौर पर, और जो पैसा देगा तो आप उसको वापस कर देंगे। ये है पॉइंट नंबर 2 कहता है when the buyer their agent lawfully obtain possession of the goods। तो आपके पास क्या है, लॉयर जो होता है वो पोजीशन माने कब्जा, वो कब्जे को कानूनी तौर पे वो कर वहां पे ले ले, कब्जा कर ले, ये उसका राइट है। सही है, तो ये आम चीज है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बंदे, मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर्टी के अंदर जो चल रहे होते हैं उसको प्रॉपर्टी वाले जो है बताते नहीं है कि हिडन चार्जेस वगैरह क्या है। मैं आपको 10 और बता चुका हूँ पहले ही। तो उनको ये कहना होता है कि आप जितने भी खर्चे हैं, पेमेंट्स हैं, जितने भी बिजली के बिल के खर्चे, गैस के बिल के खर्चे, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये टैक्स, हर खर्चा आप एक दफा लिस्ट में बना के लिखते हैं। देखिए, आप मुझे फुल बता दें कि इतना खर्चा इसमें होगा, अब मेरी मर्जी में लूँ या ना लूँ। बात समझ आई आप? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप जब एक डील जब डन हो जाती है, फ्लैट से आपने एक फ्लैट है, 25 लाख का फ्लैट है, मिसाल ले रहा हूँ। अच्छा, आप जो 25 लाख का फ्लैट है, आप जब पोजीशन कब्जा लेने के लिए गए, देखो भाई 2 लाख रुपए तो इसके लीज के, तो भाई आपने 2 लाख रुपए दिए, उससे कि नहीं ये इंस्टॉलेशन चार्जेस के इलेक्ट्रिक कितने, चलो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज दिए, सीधे चार्जेस इंस्टॉलेशन इतने चार्जेस हैं। अच्छा, KWSB की जो लाइन चलेगी गटर की और पानी के उसके कितने चार्जेस हैं, चलो भाई ये भी सही है, हो गया कंफ्यूजन। अब ये क्या करते हैं, एक एक चीज को निकाल के आपको पकड़ाते रहते हैं। अब कहते हैं 25 लाख रुपए, मतलब 25 लाख से कहीं ज्यादा पेमेंट बन जाती है इसके अंदर। इसी वजह से जब भी आप बिजनेस करें, कोई ऐसा काम करें, तो पहली बात ये कि ये कभी भी शैतान की आंख बन जाते हैं ये लोग। तो पॉइंट ये कि आप लीगली इसे लिखवा लें, तो बोलो पूरा टोटल 100% जो है तो खर्चा होगा, जिसमें हर चीज लिखी जाएगी। अब लिखते हैं, अब जो अमाउंट बनेगा वो बन रहा है अमाउंट मिसाल के तौर पे 42 लाख रुपए बनता है। अब 42 लाख के ऊपर आप बता दें कि भाई इसके ऊपर मैंने एक पाई नहीं दी, अब इसमें एक पाई भी मैं नहीं दूंगा 42 लाख के ऊपर, 1 रुपया नहीं दूंगा। बात समझ में?
उसका मतलब ये है कि आप वो कहेगा वो रिटर्न में पकड़ा दें भाई ये आप लो, आप जो भी खर्च होंगे वो आप जेब से दोगे, मैं नहीं दूंगा। सही है, तो वो आपको सही बातें सारी की सारी बताएगा, क्योंकि जब आपको पकड़ाएंगे ना कि आप ये रिसीव करें इस चीज़ को, सही है ना, उसको डॉक्यूमेंट जो है आपको टीचर्स करवा दें। टीचर्स करवाने का मतलब ये होगा कि वो जब चीज़ें आपसे लीगली पूछेंगे, जब आप वो जवाब देगा, पहली बात ये कि वो टीसीएस वाले जो है उस डॉक्यूमेंट की रिसीविंग करवाएंगे उससे। तो रिसीविंग करवाएंगे तो उसका मतलब ये कि ये बंदा बताएगा, इसको लीगली बताएगा कि इसके अंदर इतने खर्चे हैं, ज़्यादा खर्चे हैं। तो लीगली आपको बताएगा उसके अंदर, तो वो सही रेट बताएगा। जब सही रेट बताएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं इस चीज़ को लूँ या इस चीज़ को ना लूँ, या आपका भी लीगल राइट है आपको लें या ना लें। तो आप ये राइट्स ऑफ अनपेड सेलर में घुसने से पहले जो आपको चालाकी करनी है, तो ये चालाकी करनी है कि आप जो है डेट की कॉस्ट से पहले एक पूरा लेटर बनाए, और वो लेटर आप उनको क्या करते हैं, टीसीएस कर दें। सही है, और उसके अंदर सब चीज़ें आप लीगली बता दें, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, हर पॉइंट आपको लिखवा दें, और आखिर के अंदर ये बता दें कि इससे ऊपर अगर पेमेंट होती है तो वी विल नॉट पे इन एनी केस, आपको बता दें। तो जब आप ये लिखेंगे ना, 25 लाख से एक पाई एक चवन्नी एक अठन्नी ऊपर दूंगा, ये सब आपको देनी होगी कि आपके बयान के मुताबिक मुझे इतने पैसे देने थे ओनरशिप के लिए, पोजीशन के लिए। तो फिर जब आप ये चीज़ लिख के भेजेंगे ना, फिर वो आपको असल बताएगा कि असल कीमत इसकी है कितनी, तो आपको सही बताएगा। फिर उससे पहले तो आपको गोलियां दे रहा होगा। बात समझ में आ गई? समझ में आई बात? तो राइट्स ऑफ अनफिट सेलर में घुसने से पहले जो आपको काम करना है वो मैंने बता दिया, आपको काम करना क्या है। हाँ यस। हाँ, ये आप भी पैसे बढ़ाते रहते हैं, इतना पैसा ये दो वो दो, इस चीज़ का पैसा, कुएं का पैसा, सड़क का पैसा, खंबा लगाने का पैसा, रोड बनाने का पैसा, ये सारे पैसे आपको वक्त बे वक्त देते रहेंगे। मगर जब आप ये लेटर पकड़ाएंगे ना उसके हाथ से, तो फिर उसके बाद जो है ये कूदा कूदा घूमेगा, उसके बाद आप कहेंगे लेना ही नहीं है मुझे, मैंने जो पैसा दिया वापस करो। नहीं, आप स्ट्रेट बोले भाई मैं ये डील आपने करनी ही नहीं है, क्योंकि आपने जो बताया था वो उस वक्त ये पैसे थे। सही है, मेरी गुंजाइश थी, मैं इस पैसे में ले रहा था मैं। अगर आप जब कहानी सुना रहे हैं, कहानी मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, आप मेरे पैसे बड़े मेहरबानी वापस कर दें, अपने पेट रखना पड़ेगा। आप सीधी सीधी हमसे ये बात करें, तो आप ये वाला जो लॉ लग रहा है ना, और आर्टिकल 45(1), ये लगेगा ही नहीं आप पे, राइट्स ऑफ अनफिट सेलर। ठीक है बेटा? ठीक है सर, सही। The right of unpaid salary fee में क्या है, the right of stoppage may be exercised either by taking the position of the good or by giving notice of this name of the carrier of other daily in whose possession of the good or daily a person or party। देखिए इसके अंदर होता क्या है, तो डेली होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ ऑलरेडी। सही है, a person or party to whom goods are delivered for a purpose such as custody or repair without transfer or ownership। ये होता क्या है कि आप इसके नाम जो है ना कुछ चीज़ें, एक पार्टी है, ये पर्सन है, इसके नाम पे आपको देनी होती है। सही, फॉर द पर्पस सच एज कस्टडी और रिपेयर विदाउट ट्रांसफर। तो ये डील कराता है। ये करता क्या है आपके पास कि ये काम नहीं किया, आपको पैसे दे दिए। तो रिपेयर के लिए ले लिया आपने, ट्रांसफर के लिए ले लिया, ओनरशिप के लिए ले लिया, और उसने काम नहीं किया, or by giving notice of this claim of the carrier or their daily in whose possession the good hours। तो उसके अंदर क्या है कि ये आप उसको रोक सकते हैं। अब मैं बताया एग्जाम्पल, सोचा मैं एग्जाम्पल Stoppage is the transit when the buyer of a good becomes insolvent, the unfit seller who has parted with the possession of the goods has the right of the stopping them in transit, they may resume possession of may retain them until payment। The seller issue a document of title of goods to the buyer and the seller, and they transfer the document to a person who takes it in good faith and for consideration by way of sale, the unfit seller right of lien or stoppage in transit is lost। गुड फेथ के अंदर जो है आप
को दे देते हैं, और उसके बाद जो है वो अदायगी नहीं करता, फिर भी साबित ले लेते हैं उसके बाद। अच्छा, आपने क्या किया, आपने तो फोन में याद आ गया, ठीक है। अगेन आपने क्या किया, आपने एक आर्किटेक्ट लिया, आर्किटेक्ट को आपने लिया, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है अनपेड सेलर के लिए। इसमें आपने गुड फेथ से क्या किया है कि बड़ी कंपनी और आप जो है ये जमीन है, इससे जो है आपने ग्राउंड ग्राउंड प्लस वन जो है घर बनाना, और इसके अंदर जो है जब गुड फेथ के अंदर उन्होंने क्या किया, उस कंपनी के नाम जो है अगर उन्हें कैश दे दिया है तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कंपनी के नाम के ऊपर उन्हें पे ऑर्डर बना के दे दिया है तो ये कोर्ट में ले आ सकते हैं, ठीक है। और एक डॉक्यूमेंट अगर रखा हुआ है जिस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में ये साबित कर सकें कि ये उन्होंने जो पैसे दिए वो घर बनाने के लिए दिए थे, अगर ये साबित कर सके। कहने का मतलब ये है कि आप करते क्या हैं, उस बंदे के साथ जिसको पैसा देने चाह रहे होता है, जो आपका घर बना रहा होता है, ये कंपनी आपका घर बना रही होती है, जो आर्किटेक्ट का घर बना रहा होता है, इसको प्रॉपर जो है इसको डॉक्यूमेंट करता है। उसमें ही कहते हैं कि आपको जो है फर्स्ट पेमेंट जो है वो आपको मिल रही है कि आप ये काम जो है इनिशियलाइज करें इस डेट पर, और इस डेट के अंदर आपको इतना परसेंट जो है ये काम निकाल लेना है। उसके बाद आप ये चीज़ इंतजार करेंगे, आप ये पेमेंट मिलेगी, ये करेंगे, ये पेमेंट मिलेगी। अच्छा, अब कुछ लोग इतने सीधे होते हैं कि वो करते क्या है, वो पूरा का पूरा पैसा जो है उठा के वो आदमी से ज्यादा पैसा उठा के उस कंपनी वालों को दे देते हैं, कोई आप बना लो तो मुझे बुला लेना। बात समझ में आई? अब वो क्या करते हैं, वो पैसा जो है उस बंदे के नाम कैश पे दे देते हैं कि भाई आप कैश दे दो, ये इसको बना लो, फिर क्या करना, दे देना मुझे, सही है, मुझे दिखा देना क्या क्या बनाया। और उस बंदे के अब सारी पावर जो है उस बंदे के पास आ गई, अब उसकी मर्जी वो बनाए ना बनाए, ईंटें लगाए ना लगाए, सरिया लगाए ना लगाए, उसके पास राइट्स हैं। उसको होल्ड करने के लिए क्या है, ये आप गुड पे पे मारे गए, सही है, गुड पे पे मारे गए, इसका मतलब कि अब वो पैसा आपका डूब गया, वो आपको निकलेगा निकलेगा कि आपने गुड पे पे पैसा आपको दे दिया, और जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कंस्ट्रक्शन होगी उतनी कंस्ट्रक्शन एक्सपो उसने बनाकर नहीं किया, ठीक है। तो आप इसके बाद में राइट, तो इसके लिए होता ये है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हैं और ये कहते ही हैं कि भाई आपकी जो अगली पेमेंट है हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आपने प्रीवियस जो वर्क का एज पर प्रॉमिस यहाँ तक करना था आपने नहीं किया। तो ये तमाम नोटिस जो है आपके पास लेटर ऑफ ग्रीवेंस आप लिखकर उसको देंगे, हाथ में थमाएंगे, सिर्फ रिसीव करवाएंगे, या तो उस कंपनी का जो है आप नंबर पता ले लें और उसके पते पे टीसीएस करवाएं। तो टीसीएस करवाने के बाद वो प्रॉपर जो स्लिप है अपने पास संभाल के रखें, जिसमें आप लेटर ऑफ ग्रीवेंस आपने दिया हो, जिसके अंदर बल्कि आप टीसीएस भी ना दें, आप कोर्ट का बंदा भेजें, कहीं ना कोर्ट की जो है डाक सिस्टम होता है, आप वो बंदा भेजें, उसको पकड़ाएं 100 रुपये, तो बोले भाई तुम लेटर ऑफ ग्रीवेंस जाके डालो, तो वो जाएगा कोर्ट में, पहले पर जाने के बाद वो रिसीव करवाएगा वहाँ से, रिसीव करवाने के बाद वो कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा कि भाई इस बंदे ने इस डेट को ये लेटर ऑफ ग्रीवेंस रिसीव किया है, और भाग नहीं सकता है। तो अब होगा क्या कि वो कोर्ट में आके ये बयान दे कि भाई वो पैसे का किया क्या सही, पहली बात है तो खा गया पैसा या फेंक दिया या चोरी हो गई, डकैती हो गई, क्या हो गया, या फिर वो क्या कहेगा कि मुझे ऐसा पैसा मिला ही नहीं। पॉइंट जो है वो यही है, आपके पास जब कोर्ट के नोटिस जाएगा तो आपका पैसा जो है कोर्ट बुला के पूछेगी भाई ये पैसा कहाँ गया है, कहाँ आपने बताया, आपने क्यों नहीं काम करके दिया, आप जवाब दें। मगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना जरूरी है कि आपने जब उसको चार्ज दिया वो डॉक्यूमेंट हो, इसके अंदर ये लिखा हुआ हो कि ये वाला आर्किटेक्ट जो है आपको इस पैसे के एवज जो है रिलीज करके देगा, और काउंटर साइन दोनों के हुए में हो, और आपने जो उसको पेमेंट दी हो वो कैश में ना दी हो, आपने पेमेंट जो है उसको पे ऑर्डर के थ्रू दी हो, तो ये इन दोनों केसेस के अंदर वो फंस जाएगा वो। अदरवाइज अगर आपने दोनों चीजें नहीं की तो आपके पैसे डूब जाएंगे। और यही रास्ता है कि आप कोर्ट के अंदर ये केस डाल दें और आप पेपर क्लियरेंस डाल दें, और आपको उसको प्रूफ मौजूद नहीं होगा पीछे से कि भाई वो फिर वो आप पे बैक फायर कर सकता है, आप लोग कहेंगे नहीं आपने मेरी शोहरत खराब की है और इतना पैसा दे, तो ये तो वही कर सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि राइट ऑफ अनपेड सैलरी के माने जो है वो यही है कि आप आंखें खोल के चलें, आप कोई ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से आप जो है दलदल में चल जाए, ऐसा कोई काम ना करें।
अगर आपने किसी को कोई प्रोजेक्ट देना है, किसी को ठेका देना है, तो उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करवाएं, किसी लॉयर को डॉक्यूमेंट करवाएं, और उसके अंदर जो क्लॉजेस है वो रखवाएं कि आपको मैं ऐसा कर रहा हूँ कि 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट दूंगा। पहली इंस्टॉलमेंट जो है 33% है, तो 33% के अंदर आप मुझे यहाँ तक काम कर देंगे, यानी बुनियादें बना देंगे, सही है। और अगर आपने बुनियादें नहीं बनाई आपके पास, तो मेरे पास राइट है, सही है, कि मैं किसी फोरम पे जाके आपके खिलाफ केस कर सकता हूँ, सही है। तो ये आप सब लिखवा लें उससे, और ये लिखवाने के बाद आप तमाम चीज़ें करवाएं। फिर फर्स्ट पेमेंट और 30% दी, सेकंड पेमेंट 30% दी, थर्ड पेमेंट जो आपके पास क्या है, जो आपके पास 34% है, वो पेमेंट जब मिलेगी जब वो आपको पोजीशन देगा, यानी कि घर बनाने के बाद, तैयार करने के बाद, पेंट करने के बाद, बिजली लगाने के बाद, सब कुछ करवाने के बाद आपको घर की चाबी देगा। तो जब आप जो है उसकी सामान निकाल के सफाई वफाई करके सब सामान बाहर रखेगा वो, तब आप उसको जो है वो 34% पेमेंट उसको देंगे, वरना आपको पेमेंट नहीं देंगे, सही है। इसको कहते हैं राइट ऑफ अनपेड सेलर। समझ में आ गया? यस सर। सर समझ में आ गया, इसकी क्या मतलब है सर, विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप? ओनरशिप नहीं नहीं दे रहे ना, ये है ना आपके पास कोर्ट गिविंग नोटिस, हाँ ये है ना आपके पास विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सही है। इस पे बेली अ पर्सन और अ पार्टी टू whom goods are delivered for a purpose such as the custody or repair without transfer of ownership। बेली के माने ये है कि आपने थर्ड पार्टी ली है, थर्ड पार्टी के पास आपने पैसा रखवा दिया, सही है। अब जो काम करने वाला है उसको भी डाउट है आप, देखें नहीं ये बंदा तो पैसे ही खा जाता, मैं इसके साथ काम करूंगा, पता लगा मैं पैसा लगाऊं जेब से और ये पैसे ही खा जाए, मैं तो मर गया ना। तो एक थर्ड पार्टी जो ढूंढी जाती है जो म्यूचुअल फ्रेंड है दोनों, तो करते हैं कि भाई ये पैसा जो है 33% के पास रखा हुआ है, आप काम करो, ये आपको 33% दे देंगे। थर्ड पार्टी होती है, मगर ये ओनरशिप वो बेली की नहीं है, ओनरशिप जो है वो आपकी ओनरशिप है, और ये ओनरशिप ट्रांसफर होगी किसको, ये पैसा ट्रांसफर होगा उस बंदे को जिसने काम किया, क्योंकि दोनों तरफ से रिजर्वेशन है ना। अगर वो पार्टी कह रही है, जो ठेकेदार है वो ये कह रहा है कि बंदे बंदे में एतबार ही नहीं है, पैसा खा जाएगा मेरा, सही है। तो आपने थर्ड पार्टी लेके आप जाएं, उसके साथ एक पार्टी जो पर्सन है जिससे आए, या फिर आप क्या करें, थर्ड पार्टी के अंदर आप बना दें, पे ऑर्डर बनवा दें, पे ऑर्डर बनवा दें कि भाई ये आपके 33% का पे ऑर्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप जब काम करेंगे तो ये पे ऑर्डर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, आप उनको बता दें, खत्म बात। तो इससे फायदा ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस होता है दोनों पार्टी से, ठीक है। ओनरशिप तो बैंक की नहीं हुई। जी जी सर, मगर सर बैटरी यही है ना कि हम बैंक में पैसा ट्रांसफर वो करवाते हैं वहां से, मतलब एक लीगल तरीके से पैसा ट्रांसफर करवाते हैं उसके अकाउंट में। हाँ, मगर वो नहीं चाहेगा ना, वो कहेगा कि मैंने लीगल अगर ट्रांसफर करवाना है तो आप इसमें 13% टैक्स ऊपर लगा के दें मुझे, समझ में आई? सही सही। समझ में आई ना। तो वो बैंक के थ्रू नहीं जाएगा ना, कैश के थ्रू, जब कैश के थ्रू जाएगा ना तो ये आपके खड्डे जो है इतने बढ़ जाएंगे, आपको आइडिया नहीं है इस चीज़ का, सही। ठीक है। तो ये तमाम ये लीगली तो मसले सारे, वो कहेगा नहीं मैं कैश पे ना दे मुझे, आप पे चेक पे दें, और क्या कैश पे दें चेक पे ना दें। अच्छा, राइट ऑफ रीसेल वेयर द गुड्स आर perishable nature, or where the unfit seller who has actually exercised their rights of the lien or of the transit giving notice to a buyer of his intention to resell the unpaid seller, or seller may, if the buyer does not pay the price within a reasonable time, resell the goods and recover from the original buyer damages or any loss resulted from the breach of contract। ये सही है। अच्छा, अच्छा इसमें एक चीज दिखती होती है बाहर के ग्रोसरी स्टोर में, क्या होते हैं वन सोल्ड सोल्ड कंफर्म, इससे होता है कि क्या क्या लिखा होता है क्या, मुझे आप बताएंगे, वो लफ्ज याद नहीं आ रहा है। लाइन लिखी होती है, अगर आपने उसे तोड़ दी तो आप जो है वो वही खरीदेंगे फिर,
ये लाइन याद नहीं आ रही है, जो हर जगह लिखी होती है, हर स्टोर पे लिखी होती है। वंस ब्रोक सोल्ड कंफर्म किस तरह से होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। एक लाइन होती है वो हर स्टोर में लिखी होती है। तो आपके पास ये पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा होता है। पाकिस्तान के अंदर जो है लेडीज जो है चूड़ियाँ भी घुमा घुमा के देख रही होती है, टूट भी जाती है, कोई मसला नहीं होता। शीशे प्रोडक्ट्स हो गए और चीज़ें हो गई, घुमा घुमा के दिख रही हैं, जला जला के दिख रही हैं। सही है, तो उसमें कुछ चीज़ें जो खराब भी हो जाती हैं, मगर ये कि वो उससे पेमेंट नहीं देती उसकी। सही है, मगर बाहर के कंट्रीज, बाहर जो है ऐसा नहीं है। बाहर अगर आपकी चीज़ एक दफ़ा खराब हो जाए, एक दफ़ा कोई मसला हो जाए तो या टूट जाए, तो वो फिर वो चीज़ कहते हैं कि पेमेंट तो आप ले जाओ। वो आपको जाने नहीं देते, वो कहते हैं नहीं आप जो है ये पे करके ही जाएंगे आप, क्योंकि आपने चीज़ तोड़ दी है। Performance of the contract. A contract is set to perform when each party to its fulfill their promise or does their duty. It is the duty of the seller to deliver the goods and the buyer of it. हाँ, ये मैंने आपको केस बताया था। Performance of the contract के अंदर मैंने बताया था कि फेडरल वेरिएट 17 नंबर के अंदर जो केस हुआ था, वो जो लेडी थी उन्होंने लंदन से ऑर्डर किया था। एक खातून थी, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, माँ बेटा था। तो उन्होंने क्या किया था कि ऑनलाइन जो है वो जो बेटी की शादी थी, तो उन्होंने वो ब्राइडल ड्रेस ऑर्डर किया था 35,000 रुपये के, तो ये आप बना के देते हैं। हुआ क्या था कि वो उन्होंने पैसे तो ले लिए थे, मगर ब्राइडल ड्रेस बना के नहीं दिया था। वो ड्रेस बना के नहीं दिया था SR3 को, SR3C को जो है उन्होंने लिखा, उन्होंने FI साइबर विंग को, तो शाम के अंदर ही पकड़ लिया था उनको। पॉइंट क्या है, वो ये पॉइंट है कि कोई ऐसी चीज़ें ना करे जिसका चलता है। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई प्रॉमिस किया है, तो कीप द प्रॉमिस, वरना ये प्रॉमिस सब कुछ जो है लगते हैं। Buyer side seller duty. Say the most important duty of the seller is to deliver the goods to the buyer according to the term of the contract or the sale delivery company. Voluntary transfer of possession from one person to another. Delivery of goods sold may be made by doing anything which the parties agree shall be treated as a delivery or which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or any of their relatives, therefore rights of buyers. क्या आपने पेमेंट कर दी है तो आपका राइट है। तो आपको मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताई कि देखिए आपके पास बैंक में आप जाते हैं, बैंक में आप जाते हैं, आपने कहा बैंक से मुझे 4 करोड़ रुपये निकालना है। तो अब आपके पास क्या है, वो पैसा है, आप ही का पैसा है, मगर बैंक वाले कहते हैं कि आपने हम 4 करोड़ निकाल के भी दे रहे हैं आपको, मगर सिक्योरिटी के लिए गार्ड आप अपने लेके आएंगे। ठीक है, वो अगर आप गार्ड लेके नहीं आएंगे, एटलीस्ट 2 गार्ड सब लेके आएंगे। तो ये आपकी ड्यूटी है, वरना आप ऑनलाइन ट्रांसफर करवा ले सकते हैं। तो ये आपका राइट है। आपका राइट है, तो बाय राइट सेलर ड्यूटी। तो जो आपने चीज़ें खरीदी या कोई ऐसी चीज़ खरीद रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आप जो है कोई गाड़ी लेते हैं, सही है, अब वो क्या राइट है आपका कि आप गाड़ी को ड्राइव करके लेके जाएं। अब लेट से कि आपके पास गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती है आपको, तो होगा क्या, ये डिसीजन जो है सेलर का डिसीजन है कि अगर आप गाड़ी लेके निकलेंगे क्योंकि आप गाड़ी चलानी आती ही नहीं है, तो वही कहेगा कि हम आपको ऐसा करते हैं, आपको ड्राइवर पूछ देते हैं। ड्राइवर को आप पेमेंट देते हैं 200-300 रुपये, 400 रुपये ऑक्सीजन दिलवा दें इसके अंदर। एट द एंड ऑफ द डे होगा कि ड्राइवर आपको सेफली आपको घर तक पहुंचा देगा। भाई उसमें क्या होगा कि ड्राइवर आपकी गाड़ी तो गाड़ी है आपकी, ओनरशिप है आपकी, हमने सेल किए तो एज अ गुडविल के तौर पर हम इसको चला रहे हैं। सही, तो ये तमाम चीज़ें मैटर कर रही है इस सिस्टम। तो ये बायर राइट है सेलर ड्यूटी। अच्छा, उसके बाद क्या है, क्योंकि 5 मिनट रही क्लास में, 5 मिनट के बाद खत्म। अच्छा, बायर राइट सेलर ड्यूटी, हाँ 5 मिनट की
Party delivery, partial delivery of the goods has been the same application as the delivery of the goods on the whole, but the delivery of the goods with an intention of severing it from the whole does not operate as a delivery of the remainders. So in scenario where goods are delivered but not examined by the buyer, they are not used to have been accepted unless they have been using a point to examine them for the purpose of ascertaining whether they are inconsistent with the contract. Most simple example. So आप जो है सर्दियों में आपने कहा कि भाई मैंने जो है वो लेदर जैकेट पहनी। अब लेदर जैकेट आपने कहा मुझे पहननी है, लेदर जैकेट जो है मिल जाएगी। फिर आपने किसी को कॉन्टेक्ट किया, उसने कहा कि भाई हम आपको ऐसी लेदर जैकेट बना के देंगे जो कि गर्म होगी और इसमें यूँ होगा, इतनी लाइट होगी, इतनी सॉफ्ट होगी, इतनी चमक होगी, इसमें ये होगा। अब आपको उन्होंने सपने दिखाए, आपने सपने देख के लिए, सपने देखने के बाद आपने कहा कि हाँ यार ये लेदर अच्छा है, आप इसकी मुझे लेदर जैकेट बना दें। अब आपने अपनी फैमिली के लिए 5 जो है लेदर जैकेट, एक लेदर जैकेट की कीमत होती है फॉर इंस्टेंस 15,000 रुपये, तो आपके पास 5 मिली का आपके पास 70,000 रुपये, 70,000 रुपये की अपनी जैकेट होती है। अगर एट द मोमेंट आपको उसका पता नहीं था, जब उन्होंने एक डिलीवरी तो ऐसा करें कि मुझे एक जो है सैंपल मुझे दे दें अभी, ताकि घर वालों को बुला दें, उसमें कलर चेंज करवाना हो, किसी को जिप लगवानी हो, किसी को कलर लगवानी हो, किसी को करना हो, किसी को चेक करा। हुआ कि जब आपने वो एक सैंपल के तौर पर उससे देखे गए पेमेंट तो आप 5 कर चुके, तो होगा क्या कि जब वो जो जैकेट है, वो जैकेट को जब आपने एग्जामिन किया, हाँ जैकेट बहुत सॉफ्ट थी, तो कुछ लोगों ने बताया कि ये जो जैकेट का जो लेदर है, ये जो है ये पिक का है, सही है, और ये आप पहन सकते हैं, तो इसका नमाज भी नहीं होगा, सही, ये हराम जानवर है, उसकी जो है लेदर है और आप उसको ना खरीदना ज़्यादा बेहतर है। सही, अब उसने क्या किया कि इस बंदे ने उससे कॉन्टेक्ट किया, इस बंदे से, उसने कहा ये बताओ कि ये लेदर किस चीज़ की है। तो फिर उसने जो है वो बताने के लिए पता करके बताता हूँ, उसने पता करके बताया तो वो वाकई ठीक था, कितनी लेदर की जो यूज़ कर रहे थे। अब उनके पास राइट्स हैं हमारे पास कि वो इस चीज़ को ख़त्म कर दें, या उनको ये कहें कि आप ऐसा करें, इसको आप नॉर्मली जो नॉर्मल जानवर है उसकी खाल के अंदर जो है आप बना कर दें, तो उसको बाय कर लें, तो यू हैव अ राइट। तो बायर राइट एंड सेलर ड्यूटी के माने आपने कुछ चीज़ें देखी नहीं, तो आपने इसको देखी तो आपको पता लगा कि यार ये तो मैं कभी करता ही नहीं हूँ, सही, कभी मैं इसको पहनता ही नहीं हूँ, ये मेरे लिए हराम है, तो ये चीज़ें वहाँ फंस जाएंगे आप। तरह से एक और केस था, मैं आपको पहले भी कहीं बता चुका हूँ कि जाहिर सी बात है जब हम गवर्नमेंट की तरफ से गए किसी दूसरे मुल्क के अंदर, तो वहाँ पर उन्होंने क्या कि सबसे अच्छी डिश क्या है, सबसे अच्छी डिश क्या है। अब जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट के लोग हैं, उनको पता तो होंगे सबसे अच्छी डिश के माने हैं क्या। सबसे अच्छी डिश के माने जो है वो क्या हुआ, वो आपके पास टाइगर प्रॉन ले आया था, और टाइगर प्रॉन लेके आ गए, टाइगर प्रॉन को उन्होंने अजीब तरह से बनाया था। पॉइंट कहने का मतलब ये है कि टाइगर प्रॉन अब जब उनके सामने डिश आई तो हमें पता लगा, अब उनको आइडिया तो ये हो, पेमेंट तो दे चुके थे वो, सही, पेमेंट तो उन्होंने कर दी, भाई खाना है वो पेमेंट नहीं कर दी, कभी उन्होंने सर्विस दी नहीं, डिश नहीं। तो एट द एंड ऑफ द डे पता लगा कि आप ऐसा करें कि सबसे पहले अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं किसी डिश का, तो आप कहते हैं कि हमें दिखा दें, एटलीस्ट हमें इसकी पिक्चर दिखा दें वो डिश होगी क्या, और उसको दिखाने के बाद हमें समझ में आएगा कि मैं उसको ऑर्डर करूँ कि क्या मैं ऑर्डर ना करूँ, तो पैसा डूब जाएगा मेरा। कहने का मतलब, मेरा मकसद यही है, अगर आप फिर भी डाउटफुल हो तो कुछ करें, सैंपल मंगवा लें, सैंपल मंगवा के आप देख लें कि ये चीज़ आपके लिए वायबल है या नहीं है, रेदर देन आप उसको मना करें या कौन से करें, उससे बहुत बेहतर है कि उसको चेक कर लें। और ये ड्यूटी बायर्स की भी है, सेलर्स की भी है कि वो बताएं कि ये चीज़ आपके लिए वायबल है या वायबल नहीं है, बताना उनके लिए ज़रूरी है। ठीक है बेटा, चले 1 मिनट रह गया, बाकी बाद में करें, 12 स्लाइड हमने पढ़ी है, जी बोलिए। यस सर, यस सर। ज़्यादा ज़्यादा पका दिया आज हमने। मजा मजा आ रहा है स्पोर्ट्स में, नहीं आ रहा है, ये क्या चल रहा है? सही सर, मजा आ रहा है, हाँ आ रहा है समझ में काफी हद तक।
दिमाग चलने लगा लॉयर वाला। जी सर, अच्छा। काफी मैंने एग्जाम्पल से काफी अच्छा समझ में आया। है ना, मतलब अब तो आप वैसे तो ऐसे पहले तो ऐसे आप डील नहीं करते थे, जैसे मैंने बता रहा हूँ। पहले की डील्स आपकी ऐसी नहीं होती होंगी जैसे आप करेंगे आप जी सर। हमारे टाइम। चले फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, अटेंडेंस लगा दीजिएगा और मुझे रिमाइंड ओके, करवा दीजिएगा कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर बना के दे दूँ ताकि आप मिड का काम कर सकें। ओके सर। चलो, अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।